सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आके सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी न हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपनी बात कीजिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना तजिया दीजिए। जिस तरह लोग आके अपनी अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं, अब वही बात आप लोग भी आके कर सकते हैं। जितने भी कॉलर आना चाहते हैं आए। प्रोग्राम करने शुरू करने से पहले और टॉपिक से पहले एक बहुत ज्यादा अफसोस की बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मुझे आज बहुत ज्यादा अफसोस और सदमा हुआ कि मिसेस भट्ट इस दुनिया में नहीं है। उनका इंतकाल हो गया। वो पाकिस्तान गई हुई थी, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। उनके मिसेस हसन भट्ट साहब का जो है ना मेरे पास मैसेज आया। आप जानते हैं वो कितनी रेगुलर कॉलर थी और कितनी ज्यादा हेल्प करती थी इस चैनल की। जब भी आवाज उठाई फाउंडेशन ने जब भी आवाज उठाई, सबसे बढ़ चढ़ के मिसेस भट्ट ने हिस्सा लिया इसके अंदर, और बढ़ चढ़ के डोनेशन दी। आप यकीन करेंगे, बिलीव करेंगे, वो फोन पे मुझे कह देती थी कि समीना आके अपने लड़कों को भेज दो, किसी को भी भेज दो, और एनवेलप लेके चले जाएं। ये मेरी तरफ से है। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डोनेशन दिए, हर रमजान में उन्होंने मुझे डोनेशन दी, और रेगुलर कॉलर थी, आती नहीं थी, कॉल नहीं करती थी, कभी कभी कॉल करती थी, बहुत कम, और भट्ट साहब भी करते थे। मुझे इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यकीन करें, इतना मुझे दुख हुआ। इतनी अच्छी खातून थी, हमेशा आके अच्छा बोलती थी, हमेशा शो देखती थी, चाहे कॉल करें ना करें, और हर कॉलर के बारे में बताती थी, इसने ये बात की। भट्ट साहब हमेशा मेरे प्रोग्राम में बहुत अरसे तक जुड़े रहे। तकरीबन 3-4 साल तो वो मेरे साथ रेगुलर कॉलर थे, मगर 4 साल के बाद आपको पता है कुछ बदमजगी कॉलर के साथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से कुछ कॉलर ऐसे ड्रॉप हुए, आए नहीं, मगर प्रोग्राम देखते थे। वो कहती थी भट्ट साहब देखते हैं बैठ के आपका शो, और मैं भी पूरा रेगुलर देखती हूँ। आज मुझे इतना अफसोस, इतना सदमा हुआ, यकीन करें। कुछ कॉलर ऐसे हैं, यकीन करें, बहुत ज्यादा। देखें, कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे करके जाते हैं कि इंसान की सारी जिंदगी दिलों में जिंदा रहते हैं। वो उसमें से एक नाम इनका भी है। तो जरूर आप उनकी मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। मेरी उनसे बात नहीं हुई, सिर्फ मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैंने कहा जरूर आप लोगों को, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, यकीनन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कितने अच्छे लोग जो होते हैं वो इतनी जल्दी चले जाते हैं। अल्लाह ताला बुला लेता है उनको, पता नहीं क्या अपनी नेक लोगों को जल्दी बुलाता है। और वो वाकई में एक नेक खातून थी और हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचती थी और अच्छा करती थी, और आवाज एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। मैं बस से यही अपने दुख का इजहार करना चाहती थी। अभी मैंने आपकी आवाज सुनी और आपने अभी बात बताई कि शायद अब अभी हमारे दरमियान हाँ, सही बात है। अल्लाह इतना अफसोस हुआ। जन्नत में उनको बहुत आला मकाम अता फरमाए, और वाकई में उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होगी। वो बहुत अच्छी कॉलर थी और अपनी बात करना चाहती थी। अक्सर बहुत सारे लोगों को उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो बेचारी जो सच लगता था वो आकर अपना तजज़िया यहाँ पर बयान कर दिया करती थी, और हम लोग हमेशा उनकी आवाज सुनने के मुंतज़िर रहते थे। अभी आपके जरिए ही मुझे ये खबर मिली है, तो मैं मुझे भी, यकीन करें, खबर जब मिली, मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आया थोड़ी देर तक। तो मैंने कहा शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ, गलत देख रही हूँ, पर फिर मैंने देखा वाकई वो तो कंफर्म उनके हस्बैंड का ही मैसेज था। और आपको पता है ना, मैंने कभी उनसे बात करती थी तो हमेशा ऐसी
ऐसी बात करती थी कि जी आप खैरियत से हैं, क्या हाल चाल है। कभी मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा था। मैं हमेशा मिसेस भट्ट कह के बात कर लेती थी उनसे, इसलिए कि हमेशा भट्ट साहब भी हमारे ऐसा कॉलर के तौर पे आते थे, मगर उनकी पूरी फैमिली देखती थी इस शो को। इतना अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप यकीन करें, बहुत सदमा हो रहा है मुझे बेतहाशा। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नेक दुआएं उनके साथ हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी सुनाई हुई शायरी अभी भी हमारे कानों में जो है वो गूंज रही है। अल्लाह ताला जो है वो एहसान भाई को और उनके तमाम अहले खाना को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए, उनके हस्बैंड को जी बहुत आला मकाम जन्नत में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआएं उनके साथ है जी और बहुत शुक्रिया समीना कि आपने यहाँ पर ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें इत्तला दी, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मेरी सारी दुआएं उनके साथ है और मैं ये आज मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मुझे आज यकीन करें इतना सदमा हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से बिलीव करें आंसू निकल रहे थे कि मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे इस चैनल के लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ के करता भी है, तो वो अल्लाह ताला पता नहीं क्या अल्लाह ताला की मसलियत है कि उनको अल्लाह ताला बुला लेता अपने पास। जिस तरह एक थे कॉलर, बहुत पुरानी बात है, नया चैनल था, शायद आपको तो समझ पता ही होगा, आप तो हमेशा मेरी बहुत ही पुरानी कॉलर है, पुराना साथ है आप लोगों का मेरा। तो आपको पता ना कि एक आते थे, नहीं रेहान साहब की बात नहीं, रेहान भाई तो अभी है माशाल्लाह से, एक आते थे उनका नाम भी तो रेहान था जिनका ताल्लुक पाक फौज से था। नहीं उनका नाम रेहान नहीं था, उनका नाम कुछ और था, उनका नाम कुछ और था और वो आर्मी के बंदे थे, बहुत बड़ी फौज में थे और फौज में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। और आपको यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने पूरा शो मेरा जो ना वहाँ पे आर्मी डिपार्टमेंट में भेज दिया था पूरा। और आप बिलीव करें कि उन्होंने मुझसे ऑफ ईयर बात की, फोन किया, उन्होंने कहा मैं आपको अपना बेटा कह सकता हूँ। मैंने कहा हाँ कह सकते हैं। कहने लगा आप बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं इस चैनल के लिए बहुत दुआ करूंगा और मेरी दुआएं हैं। और आप बिलीव करें उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं ख्वाब दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको पाकिस्तान से ही इसकी फंडिंग दिलाऊंगा और ये आर्मी से ही आपको करवाऊंगा सारा टच, और मैं आपके सारे प्रोग्राम, वो आके बोलते भी थे, फौज को सपोर्ट करते थे, फौज की खूबियां आके बताते थे, बात करते थे और पूरा शो भेजते थे, याद है आपको। और जब उनको आप सोचें कि जब वो बीमार पड़े तो उनकी वाइफ का फोन आया, वो कही थी इतने शदीद बीमार हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, सब कुछ लगा है, सिर्फ बोल नहीं सकते और उनको कैंसर बताया गया था, लंग्स कैंसर हुआ था। मैंने बहुत दिन तक उनके बारे में शो भी किया, तो वो कही थी कि हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ आपका ये शो देखते हैं और लिख के देते हैं मैसेज कि ये तुम समीना बिटिया को ये मैसेज देना। अल्लाह मुझे देखे कितने कैसे अनदेखे लोग जो है ना मेरे से मुझे इतना चाहते हैं। ये चीज होती है, ये होती है फ्रेंड फॉलोइंग। जिन्होंने मुझे नहीं देखा, आप देखें मैंने मिसेस भट्ट को भी नहीं देखा आज तक, खुदा गवाह है, वो एज अ कॉलर ही थी, मेरे पास आती थी और मुझसे इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी। मैं यकीन करें आज यही से उनसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था और वो आपको बहुत पसंद करती थी, इस शो को भी बहुत पसंद। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा, इस शो को भी बहुत पसंद करती थी। मेरे कान में गूंज रहे हैं, मेरे भी यकीन करें मेरे पास भी अल्फाज, आपको पता है मैं ईद का शो करती थी, वो कैसे दौड़ दौड़ के आती थी, कोई 12 रबी अव्वल का शो कर रही हूँ, कोई भी ऐसा शो लाइव करती थी जिसमें वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करती थी आके, आपके लिए बोलती नहीं थी। अच्छा अशार पढ़ा करती थी। हाँ वो हमेशा और हमेशा मेरे लिए उन्होंने अशार पढ़े, बल्कि मैं कोशिश करूंगी सिस्टम से उनके अशार निकाल के एक दिन आपको सुनाऊं कैसा मेरे ऊपर अशार पढ़ती थी। आपको पता है कितनी मोहब्बत टपकती थी इनके अशारों में कि ये समीना सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल आपने सही कहा, वाकई में मोहब्बत भरी शायरी और उनका पुरखुलूस जो भी अंदाज अल्लाह ताला ने उनको दिया था, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। अल्लाह ताला नहीं भूल बहुत सकते। ज्यादा दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा बस आमीन। मैं इसी के लिए कॉल की थी समीना, फिर इंशाल्लाह फिर कॉल करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समरीन, आपने बहुत कुछ याद दिला दिया मुझे, यकीन करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी बस अभी मैंने आपने जो खबर बताई सिस्टर, बहुत दिल सुरता सा हो गया कि सही कह रहे हैं, वाकई में खातून, इतनी प्यारी खातून थी कि वो आके सिर्फ एक शेर सुनाती थी और हम सब कॉलरों का मूड अच्छा कर देती थी कि हाँ वाकई सही कह रहे कोई हैं। बात हो रही होती थी। मगर मैं ऑनेस्ट विद यू, आपको पता है कि हम लोग भट्ट साहब को भी कितना मिस करते हैं। हाँ। ही इज अ जेंटलमैन पर्सन। या you're right। मगर अल्लाह उनको, उनके बच्चों को सब्र अता करे। और मेरी बहन, मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस प्रोग्राम के तवस्सुल से उनकी मग़फ़िरत के लिए एक सूरह फातिहा करवा दें, तो जितने भी सुनने देखने वाले देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो सूरह फातिहा करूं। और सबके लिए से मैंने इल्तिजा की है कि सब बैठ के घर में सूरह फातिहा पढ़ें, उनको जरूर सवाब जरूर पहुंचाएं। अभी है ना उनका अहमद साहब का, वो रेहान साहब का भी फोन आ रहा है, मैं उनको भी लेती हूँ आप लोगों के साथ ही, वो भी कॉल कर रहे हैं मुसलसल यही बताने के लिए। जी
जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बस मैं ये कह रहा था, मिस बर्ड का मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपने जी। मेरी जिंदगी में मार दिया। बहरहाल ये कि नहीं नहीं, आपको कहाँ मारा? वो उनका नाम जो चौधरी, मैंने बताया आपको, अरे मैंने फौरन बताया, उन्होंने कहा उनका नाम भी रेहान था। नफरत करे और उनको बड़ा अच्छा। मैंने कहा रेहान भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं मौजूद, मैंने बोला आपको राइट अवे, ऐसी बात नहीं है। कहा मुझे पता ना सुना जी। वो खिलाफी बात, मैं हालांकि मेरी खिलाफी बात होती थी, मुझे उनसे मेरा वो नहीं होती थी, मगर इंसानी जान जाने पर उस पर बहुत अफसोस है, बड़ा माजरत। और वो अल्लाह जरूर नमाज पढ़िएगा, सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफा कुल वल्लाह पढ़ के उनको आसारे सवाब पहुंचाइएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके लवाकीन को सब्र दे, उनके बच्चों को माजरत। और उनके लिए मैं बहुत दुआ करूंगा, उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा, जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग की अब दुआएं चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। दुआ देंगे, दुआ देंगे अल्लाह में उनको जन्नत फिरदौस में जगह है, आला मुकाम अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए। सही, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, बस जिंदगी का यही है सफर, जिंदगी का सफर है, एक दिन चले जाना है दुनिया से, बस यही जिंदगी। यहाँ पे कहते हैं ना कि इंसान मेहमान है और मेहमानों की तरह रहता है और फिर चला जाता है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। चले चलते हैं वापस अपने शो की तरफ। दुनिया के काम देखे ना, इंसान जाने वाला चला जाता है, मगर दुनिया के काम तो कभी नहीं रुकते। दुनिया के काम इसी तरह चलते रहते हैं, इसी तरह सब चीजें इसी तरह स्मूथ में चली जाती हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि एक हुक्मरान आता है, दूसरा हुक्मरान जाता है, एक सियासतदान आता है, दूसरा सियासतदान जाता है, मगर सियासत तो खत्म नहीं होती। सियासतें तो ऐसी ही चलती रहती हैं। देखिए ना कि कब इंसान चला जाता है, कभी कोई वजीर आजम बनता है तो कभी कोई वजीर आजम बनता है। कभी भी आज तक हमारे मुल्क में अगर बात करें तो हमारे मुल्क में आज तक किसी ने भी अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं की? 5 साल क्यों नहीं करते? टर्न ओवर पूरा करने क्यों नहीं देते किसी भी पॉलिटिशियन को? कौन लोग हैं ये बड़ी कुव्वतें? तो आपको नहीं लगता कि आज मुल्क इस दाने पे पहुंच चुका है कि तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन को एक साथ बैठ के, एक टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मिलकर बात आगे बढ़ना चाहिए और इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। अब आ चुकी है इस सिस्टम को खत्म करने की। तो आप लोग को चाहिए कि सब लोग आप एक टेबल पे बैठ जाएं। आसिफ जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, सब एक साथ बैठें और इस सिस्टम को खत्म करें। जब तक आप लोग सब पॉलिटिशियन एक साथ नहीं बैठेंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हर जो वजीर आजम बनता है, जो भी आता है वजीर आजम बन के, जो सीट संभालता है, जो वोटों से जीतता है या बगैर अब किसी कोई बड़ी कुव्वतें लेकर आती हैं उनको, चाहे उनके पास वोट बैंक हो या ना हो, बड़ी कुव्वतें ले आती हैं, जिस तरह आपने माजी में देखते चले आए। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कभी स्टॉप होने वाला नहीं है और कभी मुल्क में हमारी बेहतरी नहीं आएगी। हम लोग इसी तरह तमाम बड़े बड़े चैनलों पे इसी तरह टॉक शो होते रहेंगे, इसी तरह हम लोग बातें करते रहेंगे, इसी तरह आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे, मगर सिस्टम को कौन सही करेगा? सबसे मेन चीज ये सिस्टम को सही करने की जरूरत है। और आज अल्लाह ताला ने आप लोग को बहुत अच्छा बड़ा मौका दिया है। जिस तरह नवाज शरीफ ने इमरान रियाज को रिहाई दिलाई, 140 दिन जेल में रहने के बाद, वो जेल में कहाँ रहे, कहाँ रखा गया, जेल में थे, कहाँ थे, मुल्क में थे, मुल्क से बाहर थे, जहां भी थे, जहां से भी वो वापस आए हैं इमरान रियाज साहब, और नवाज शरीफ ने कहते हैं कि उन्होंने रिहाई दिलाई है, तो क्या इमरान खान को भी वो इसी तरह कोशिश करके रिहाई दिलाएंगे? जबकि मेरा अपना मशवरा, अपना जाती मशवरा है कि नवाज शरीफ को चाहिए वापस आए मुल्क के अंदर और इमरान खान से बैठ के जेल में मुलाकात करें, बात करें, उनको रिहाई दिलाएं, बल्कि कोशिश करें रिहाई दिलाएं। और दिलाने के बाद एक टेबल पे बैठे, जरदारी भी, आप भी, सारे पॉलिटिशियन एक साथ एक टेबल पे बैठेंगे और इस मसले का हल निकालें। किस तरह इन बड़ी बड़ी कुव्वतों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप अवाम के बोर्डों पे जीत कर और अवाम को के लिए काम कर सकते हैं, मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं मुल्क के अंदर। ये बहुत जरूरी है। चले चलते हैं जैदी भाई की तरफ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना जी। देखने और सुनने वालों को भी मेरा सलाम जी। और जिस तरीके से आपने अपने इब्तदाइया में भट्ट साहब की अहलिया के इंतकाल की जी, खबर सुनाई, बड़े अफसोस की बात है, आप यकीन करें, आप तो उस वक्त ज्वाइन नहीं करते थे, हमारे शो में नहीं थे। आमीन। आप उस वक्त हमारे शो में नहीं होते थे, आप देखते हो कितनी अच्छी खातून थी। जी, उनको फरमाए, जी। दरवाजे में लवाज़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी। और जहाँ जहाँ आप उनको याद करें तो मेरे ख्याल से जाफरी साहब की साहबजादी को भी अगर याद रखें अपनी दुआओं में, जी और आमीन। उनके लिए भी सूरह फातिहा पढ़े, मेरे ख्याल से अच्छा होगा। लमिया जाफरी साहब को भी मदद अता फरमाए। जी जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, जरा जोर से बोलने, क्लियर आवाज बोलने जरा सा, ताकि मैसेज सबको क्लियर जाए। जी, जाफरी साहब
को भी अल्लाह मियां हिम्मत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। जी और फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ अपने आते हैं जी कि सबको एक हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मुझे लोग सुनते हैं पहले कई दिनों से तो सुन समझते होंगे कि मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क के लिए वक्त है एक होने का। एक होने और की। जब तक ये सियासतदान एक नहीं होंगे और मिलके एक आवाज नहीं बनेंगे, 14 जमातें किसी एक को हटाने के लिए तो जमा हो सकती हैं, तो 9 जमातें उनको हटाने के लिए एक नहीं हो सकती जो आज तक मुल्क पे काबिज है। जी बहुत प्यारी बात की आप। 14 जमातें बनी थी, ये जो पीडीएम बनी थी सिर्फ एक फर्द के लिए बनी थी, एक शख्स को हटाने के लिए बनी। तो ये सारी जमातें एक साथ जमा होने के बाद ये बड़ी बड़ी कुव्वतों से मुकाबला कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? अगर 15 जमातें एक हो जाए, एक ही जमात बाहर है ना, वो अगर 15 इन 14 के साथ मिल जाए या यूं मैं कह लूं कि 14 उस 15 के साथ मिल जाए, तो ये 76 साल जो हमारे ऊपर तौगे गुलामी लटका हुआ है, जो बार बार हम कभी किसी का नाम देख के कहते हैं कि उसकी हुकूमत है, वो इख्तिदार में है, पीछे कौन है, आगे कौन है, तो लम्हा फिक्रिया तो ये है कि हम जो समाज में वो लोग। अरे आपकी आवाज क्यों आज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर करें अपनी आवाज प्लीज। जी जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग एक नहीं हो सकते क्या? वो इसकी बेहतरी और बढ़ाई के लिए क्या ये नहीं कर सकते? और फिर मैं कहूंगा कि ये सब कुछ हो रहा था, बाद में लोग कहेंगे कि जी वो बात कहाँ जाती है, ये सब कुछ हो रहा था। बिहार जमहूरियत एक फायदा बन गया था, उसकी 2 बड़ी जमातों ने ये तय कर लिया था कि आने वाली हुकूमतों को 5-5 साल पूरे करने दिए जाएंगे। जरदारी साहब ने उस मायदे के तहत पूरे 5 साल पूरे किए थे। उसके बाद वाली हुकूमत को भी उन्होंने 5 साल पूरे करने दिए थे। शरीफ साहब की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए थे। गो के दोनों की हुकूमतों में वजीर आजम 2-2 बने थे। उसके बाद आप ये देखें, तीसरी हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन 2 मुख्तलिफ जमातों की सूरत में बने कि पहला अदवार आप पीटीआई की तरफ ले लें और दूसरा दौर जो है वो पीडीएम का ले लें। वजीर आजम यहाँ भी 2 बने, लेकिन इन लोगों को क्या एक होने की जरूरत नहीं है? जी क्या ये जरूरत मुल्क की नहीं है? क्या ये अवाम की ख्वाहिश नहीं है? मुल्क में मिल के फैसले किए जाए, तरक्की के फैसले किए जाए, बेहतरी के लिए फैसले किए जाए। हम क्यों दूसरों के जरिए, जब हम अवाम दूसरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये लोग भी तो दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं। जी लोग भी तो दूसरे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप 9 मई का वाकया ले लें। देखिए 9 मई के वाकये में भी पूरी सियासत को मजरू किया गया है। आपने अंदाजा लगाया होगा 9 मई के वाकये में किस तरह सियासत को बीच में लेकर आ रहे हैं, सियासत का कार्ड कैसे खेल रहे हैं। ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया देख रही है कि 9 मई का वाकया क्या था, 9 मई का वाकये में क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, इस वाकये को कितना तमाशा बनाया गया 9 मई के वाकये के अंदर। आपने देखा धर्मी का नतीजा है। जी आप माने या ना माने, अगर जिस रात को अदम एतमाद कामयाब हुई थी और दूसरे दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान कहते कि हम अपोजिशन में बैठ के आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है ना, तो 9 मई का वाकया पेश नहीं आता। आज जिस बदतरीन हालात में हमारा मुल्क है, ऐसा नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत पंजाब में भी होती, अल्लाह आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? दोबारा से कॉल करें प्लीज, आवाज इतनी कट कट के आ रही है। दोबारा कॉल करें, आवाज ही नहीं समझ आ रही, कट कट के आ रही है। इतना अच्छा वो दे रहे हैं तजिया, पर आवाज क्लियर नहीं आ रही। दोबारा करें कॉल। आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही थी, इनकी आवाज बिल्कुल मेरे पास क्लियर नहीं आ रही थी किसी सूरत भी। जी 9 मई के वाकया जो मैंने आपको बताया कि 9 मई का वाकया सियासत की तरह। जी हेलो जी आप बोले, आवाज आप आ रही है जी। तो अगर वो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती ना कि हम अब बैठ के अपोजिशन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अब आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं, करें मुल्क के हालात को बेहतर, हम अपोजिशन में आपको टफ टाइम देंगे बाप। फिर आपकी पंजाब में भी हुकूमत थी, आपकी बलूचिस्तान केपीके में भी हुकूमत थी, आप गिलगित बल्तिस्तान में भी थे,
आप आजाद कश्मीर में भी थे, आप उन अपोजिशन में बैठने के बावजूद आप एक ताकतवर तरीन ग्रोह की पार्टी की सूरत में, नंबर 1 पार्टी की सूरत में इस मुल्क में मौजूद होते। आज राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर नहीं होते कि जिनकी हिम्मत से काकर साहब जैसे लोग वजीर आजम बने जी। ना वो 9 मई का वाकया होता, ना आपकी जमात अंडरग्राउंड होती, ना आपके रहनुमा बंद हुए होते, ना आपको छोड़ के गए हुए होते। सिर्फ एक फैसले की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से जी। आज मुल्क इस नहज पे पहुंचा है कि वो 300 रुपए के अंदर आपका डॉलर भी पहुंच चुका है, माशी हालात आपकी क्या हो चुकी है, इलेक्शन आपके न होने का नाम नहीं ले रहे। अगर आप उस वक्त इलेक्शन के नारे इतने लग रहे हैं कि इलेक्शन, और ऊपर से देखे ना नवाज शरीफ का जो बयानिया आ गया, उस बयानिया पे कहा पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन अपोजिशन होती उस वक्त जी, अगर आप अपोजिशन में बैठे हुए होते, और इनको इतनी आसानी से इतने मनमाने फैसले आप इनको नहीं करने देते जितनी आसानी से इन्होंने असेंबली के अंदर बिल पास किए हैं, कभी नैब के अंदर तरमीम, कभी किसी और चीज में तरमीम, कभी इलेक्शन में तरमीम, ये की है इन्होंने सबने सिर्फ ये गलत फैसले की वजह से। तो सियासतदानों को जो फैसले करने होते हैं वो बहुत सोच समझ के करने होते हैं जी। और यही जरूरत है अभी भी इस वक्त मुल्क की कि आप सब लोग मिलके तय करें कि मुल्क चलाना इस वक्त तो यकीन करें कि बेतहाशा जरूरत है कि इन सबको एक पेज पे आने की। इस वक्त इनको जी, सियासतदानों का काम है मुल्क चलाने का जी, दिफाई इदारों का काम नहीं है मुल्क चलाने का। देखिए ना सारी दुनिया में अब सिर्फ यही आवाज तो उठ रही है कि आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों आखिर ये लोग कहते हैं कि क्यों इनके इस कंट्री के अंदर, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के अंदर क्यों ये बड़ी बड़ी कुव्वतें अपने फैसले दूसरों पर मुस्तलद कर देती हैं और किसी को भी टर्नओवर पूरा करने नहीं देती 5 इयर्स का। इस वक्त सब बैठ के बोल रहे हैं ना कि जो भी इक़्तिदार में आ जाए हमें मंजूर है इलेक्शन करवा दो। तीनों जमातें यही कह रही है ना जी, पीटीआई भी यही कह रही है कि इलेक्शन करवा दें, जो भी जीतेगा हमें मंजूर है। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल आन के यही बैठी बोल रही है कि किसी तरह इलेक्शन की डेट दे दे। इलेक्शन कमीशन ने ये तो बता दिया कि इलेक्शन हो रहे हैं, मगर डेट भी दे देते तो अच्छी बात थी। तो फिर जंग किस चीज की है, लड़ाई किस चीज की है? आप तीनों का टारगेट तो इलेक्शन है ना। तो उस इलेक्शन के लिए तीनों मिल बैठ के क्यों नहीं कहते कि मैं भी लड़ूं, आप भी लड़े, आप भी लड़े, और जो जीते वो इक़्तिदार में ले ले। फिर एक दूसरे की टांग भी घसीट रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलौज भी कह रहे हैं। जिस तरीके से एक मौजूद मुल्कों में होता है, इलेक्शन होते हैं, आप भी इलेक्शन लड़े, उनको भी इलेक्शन लड़ने दें। लेकिन ये कह देना कि मैं इसको नहीं लड़ने दूंगा, या वो ये कहे कि मैं इसको नहीं लड़ने दूंगा, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। आपकी मुल्क की हालत देख लें कि क्या कंडीशन है। अभी आप देख लें कि आपको जब आप जा रहे हैं ईरान से तेल लेने के लिए और सुई गैस की बात करने के लिए, तो आपको डिक्टेट किया जा रहा है। आपकी बका है, आप इस मुल्क की बका ये है कि आप ईरान से गैस, पेट्रोल और बिजली लें, अदरवाइज आप सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं है। ईरान से अगर आप सुई गैस और बिजली लेते हैं तो आपको महीने का $1 बिलियन का फायदा है। $1 बिलियन, जिसके लिए आप भागते फिरते हैं, कभी यूएई के पीछे, कभी कतर के पीछे, कभी सऊदी अरब के पीछे। हर महीने $1 बिलियन की बचत है। वो आपको 70 रुपए के ऊपर पेट्रोल देने के लिए तैयार है, जो आप इस वक्त 250 रुपए से 300 रुपए का बेच रहे हैं। आप उसमें अगर मुनाफा भी रख के बेचेंगे, जब भी आपको पैसा बचेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा बचेगा आपको, वो आपको बिजली देने के लिए तैयार है, वो आपको सुई गैस देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप किसी से डिक्टेशन लेके उसका साथ नहीं दे रहे अपने पड़ोसी मुल्क का, तो हो सकता है कल पड़ोसी मुल्क भी आपका साथ ना दे। फिर वो भी कहेगा कि लाओ मेरे $20 बिलियन लाओ जो मैंने पाइपलाइन बिछाने पर खर्च किए हैं, वो भी तो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है ना। जी, हमें सोचना पड़ेगा मुल्क के लिए, हमें इक़्तिदार के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे ना मुल्क के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अगर सोचेंगे तो शायद जी, चाहे तीनों मिलके ये फैसला कर लें कि हम जो इस वक्त जरूरत है कि तीनों को मिलके फैसला करने की। हम एक इत्तेफाक के राय से एक हुकूमत बना लें कि जिसमें मिलजुल के तीनों अपने अपने माहिरीन को जमा करके और अपनी क़यादत को जमा करके इक़्तिदार ले आए, इक़्तिदार में आ जाए, तीनों मुश्तरका हुकूमत कायम कर लें कि तीनों जिस तरीके से पीडीएम इस वक्त 3-4 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनी थी, ऐसे पीटीआई को भी शामिल करके हुकूमत बना लें। अगर आप भाई जरा सा मैं कुछ अर्ज करूं इसी मामले में, जरा सा अर्ज करूं अगर आपको। बिल्कुल करें सर।
असल में बात ये थी कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टी थी वो हमेशा से दो पार्टी सिस्टम में चल रही थी। जब तीसरी पार्टी आ गई पीटीआई, तो एक तो दोनों पार्टियों को जो है अपने बका का मसला हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो पंजाब में चूंकि नून लीग को काफी बड़ा धक्का पहुंचा। अगर वो पीटीआई केपीके तक महदूद रहती तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक तो नया तजुर्बा था दोनों बड़ी पार्टियों के लिए, नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, कि तीसरी पार्टी ने जगह बना ली, तो दोनों को बका का मसला था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भुगत चुके थे ये चीजें, तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत इसीलिए कही थी और उस पर उन्होंने अमल भी करा, और यही बात उन्होंने इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की थी, मगर इमरान खान की ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर आप असेंबली का पहला या दूसरा इजलास, मुझे याद नहीं है, बिलावल भुट्टो ने उनको दावत दी थी कि आप हमारे साथ ताउन करें और हम आपके साथ उससे बढ़ के ताउन करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने अपोजिशन से जो मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल थी, खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनसे उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय उनसे बेरुखी अख्तियार करी और उन्होंने डिप करने की कोशिश करी। तो ये प्रॉब्लम, तो फिर यही एक प्रॉब्लम है, सब पार्टियों को अपनी बका का मसला है, और इस दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त इस बात पे खुश है कि पीटीआई मैदान में नहीं है। फिर मैं अर्ज करता हूँ और लोगों से लेंगे आप। अच्छा, आपकी बात जो है ना सही भाई, आपकी बात सही है, लेकिन आप इसको यूं लें कि ये जो मिसाके जमहूरियत हुई थी इन दोनों के दरमियान, उससे जो मुल्क में एक इख्तियार में रहने वाला तबका था उसने ये देख लिया था कि आने वाला मुस्तकबिल अब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके आपस में फैसला कर रहे हैं, न लड़ रहे हैं न झगड़ रहे हैं। अब हमें क्या मौका मिलेगा इन लोगों पे हुक्मरानी करने का? इसीलिए उन्होंने एक तीसरे ग्रुप को तैयार किया ताकि वो इन दोनों से लड़ाई की बुनियाद पे आगे चले। उस ग्रोह को बाकायदा तौर पे तैयार करके और इन दोनों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स और इन दोनों के खिलाफ वो चीजें जो उनकी सरपरस्ती में जो जराइम होते थे, उन जराइमों को दे के इनका बयानिया बनवाया गया कि ये करप्ट है, ये चोर है, ये लूट रहे हैं मुल्क को, जबकि उस दौर में आप भी तो उन दोनों के अदवार में शरीक थे ना उनके साथ। लेकिन आपने एक तीसरे ग्रुप को ये बयानिया बनवा के दिया गया कि ये दोनों करप्ट है क्योंकि ये हमें आने नहीं दे रहा है, और वहां आने के बाद अगर जब इख्तियार में इमरान खान आए तो अगर वो चाहते भी कि मैं इन दोनों से मफाहमत कर लूं, लेकिन पहले दिन ही इजलास में उनको बता दिया गया था कि ये लोग चोर हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाना। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इमरान खान चाहते भी तो उनको मना कर दिया था और उनको ये कहा था कि आप लॉन्ग टाइम तक आप ही रहेंगे, ये नहीं आने वाले, आप फिक्र ना करें, हमने आप ही को रखना है। मगर उन्हें बिल्कुल अपने उस पर कायम नहीं रहे ना, और इमरान खान ने उनकी बात पे इतना यकीन कर लिया कि जी जो उन्होंने कहा वो बोलते रहे आके मीडिया के अंदर और शोर मचाते रहे। और जब उन्होंने ये अंदाजा कर लिया ना कि शायद मैं इनकी आखिरी चॉइस हूँ, तो फिर उन्होंने अपनी चादर से बाहर पैर निकाले, तो फिर मजबूरी हुई कि वो पटियाला जेल तक पहुंच गए। जी, उनको पता चल गया था ना, उन्होंने सोचा, पहले तो इमरान खान ने उनकी बात पे यकीन किया कि जी जनाब मैं कुछ भी बोल लूंगा, ये मुझे कुछ नहीं करने वाले, मैं लॉन्ग टाइम तक रहूंगा, मैं ही रहूंगा। देखा नहीं अदम एतमाद की तहरीक जब आई तो किस तरह उन्होंने लिया, बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आ जाए, दुआ करने लगे, वो आके मीडिया पे बोलने लगे। उन्होंने कहा मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, मैं तो यही रहूंगा। मेन चीज ये हुई, उन्होंने गलत उस पे डायरेक्शन पे उनको चढ़ा दिया और वो चलते रहे उसकी डायरेक्शन। उन्होंने ये नहीं सोचा, एक कहते ना कि उनमें थोड़ी सियासत कम थी और वो नहीं थे। अब उनको ये नहीं पता चला कि वो इतने पॉपुलर बन जाएंगे, जैसे जैसे उनको जेल में डाला वो और पॉपुलर लीडर बन गए। बनाने वाले कौन थे? यही थे, बच्चे थे वो। समीना, मसला ये है कि क्रिकेटर होना जी एडमिनिस्ट्रेटर होने में बड़ा फर्क है। आप एक अच्छे डॉक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है। राइट। आप पढ़ाने वाले तो लेक्चरर तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। तो वो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, सोशल वर्कर बहुत अच्छे थे वो, लेकिन सोशल वर्कर तो वो कितने बेहतरीन थे। आप सोचें कि अगर अभी उनकी फ्रेंड फॉलोइंग भी बहुत थी एक तरह से। आप सोचें कि जब डोनेशन जमा करने में भी उनमें कितनी काबिलियत थी, हर कोई डोनेशन नहीं जमा कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ा नाम काम होता है। उनकी वजह शोहरत जो थी
वो उनकी शख्सियत का शहर था, जी। उनकी क्रिकेट का दौर था जिसकी वजह से तो पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हुए। उनकी वो लाइफ थी जिसके लिए वो मशहूर हुआ करते थे, वो एक खास हलके में किस तरीके से मशहूर थे वो भी दुनिया जानती थी। तो उनकी वजह शोहरत वो थी, उनकी शोहरत जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी जी। और जब वो सियासत और सियासत की एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो वो नाकाम हुए। सही कह रहे हैं आप। तो मैं नहीं कर सके। जी साजिद भाई से भी लेती हूँ। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? जी मेरी बहन, तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। बड़ा संजीदा आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद ये प्रोग्राम मुझे ऐसा लग रहा है होशियारिया या वो खबरनाक जैसा प्रोग्राम नहीं होता, वो शुरू हो गया कि एक आदमी जिसने हमेशा ये कहा कि जी मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, वो 13 जमातें 14 जमातें 15वीं में आ जाएं या वो 15वीं जमात 14 जमातों में चली जाए, अगर ये सब उसको करना होता तो आज वो जेल में ना बैठा होता। अगर ये सब उसको करना होता तो आज उसकी सियासत भी दफन हो चुकी होती। एक चोर को, यानी एक चोर क्या 14 जमातों की चोर जमातों को आप एक शरीफ आदमी से कह रही हैं कि आइए जी हमसे मुज़ाकरात करो। मैं तो बहुत हैरान हूँ आपके। दूसरी बात, फिर आपने जो इमरान रियाज की बात करी कि जी नवाज शरीफ ने इमरान रियाज को छुड़ाया और नवाज शरीफ को चाहिए कि जी वो इमरान खान को भी छुड़ाए। अरे मेरी बहन, किसने आपसे कह दिया कि इमरान रियाज को नवाज शरीफ ने छुड़ाया? किसने क्या मतलब? पूरा मीडिया में शोर यही मचा हुआ है। जैदी भाई आप क्या कहेंगे? एक सेकंड आपने कहा किसने कहा, मैं जैदी भाई से कंफर्म कर लूं। जैदी भाई क्या कहेंगे आप? जी मसला ये है कि अब आप ऐसे लोगों से बातें कर रहे हैं या उनसे राय लेना चाह रही हैं जो कह रही हैं वो 5 खवातीन जो थी वो गिरफ्तार नहीं हुई। आप पहले खबर कंफर्म करके तो बोले ना। अभी 3 दिन पहले की बात है ना, जब हमने कहा था कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यकीन करें मैं आपसे कह रहा हूँ वो गिरफ्तार नहीं हुई। तो फिर उस बात को तो आप यही कहेंगे ना। नहीं अब आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि बहन आपको किसने कह दिया कि इमरान रियाज को होना? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसने उनको ये बताया होगा कि वो गिरफ्तार नहीं हुई है उसने इनको ये बता दिया। यानी कि इनके पास इत्तला गलत है कि ये बता रहे हैं कि इमरान रियाज को जो है नवाज शरीफ ने नहीं रिहा कराया। इमरान खान का वकील खड़े होकर कह रहा है कि दूसरा वकील गद्दार है। ये ताजा तरीन खबर है ना जी, कि शोएब शाहीन को वो कह रहे हैं कि ये गद्दार है, ये खबरें लीक करता है। और आपको पता है कि इमरान रियाज को किस तशद्दुद में रखा गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। शुक्र करें कि वो अपनी, जिस तरह मेरे सैयद साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि इमरान रियाज अपने फैमिली के पास वापस आ गया, वरना आपने देखा था जब वो नहीं पता चल रहा था, अता पता नहीं चल रहा था, कोई उसका नहीं बताता, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो हम लोग को ये लगा था कि वो शायद जिंदा नहीं है। लोगों ने ये उड़ा दिया था कि इमरान रियाज खत्म हो चुके, वो नहीं है, अब दुनिया में वापस नहीं आएंगे। जिस तरह अरशद शरीफ तो जब गया दुनिया से तो धूम मची, मीडिया का एक मीडिया की सुर्खी बना, एक मीडिया की खबर बना, पर इमरान रियाज तो कोई खबर ही नहीं बन पा रहा था, इसलिए कि लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ना बता रहे थे कि कहाँ रखा है, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। जी लेकिन उनके घर वालों की तरफ अभी आपको पता है कि अब वापिस आए हैं तो जिसने जो गले लगा था उनको किस तरह रखा गया। हाँ जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बता नहीं पा रहा था कि कितने जख्म हुए हैं उनकी बॉडी के ऊपर। वो तो एक स्ट्रॉन्ग बंदा था कि बर्दाश्त कर गया तशद्दुद इतना ज्यादा। अभी तो वो चीजें मीडिया में आई नहीं है, समझ लें आप कि उसकी जबान अभी बिल्कुल बंद है और ये कह रहे हैं कि जी आप क्या बात कर रही हैं, आपको किसने इत्तला दी? तो आप बता दें कि आपके पास क्या इत्तला है, इमरान रियाज को किसने रिहाई दिलाई? जरा मुझे बताएं साजिद भाई, आप अगर आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये जैदी साहब बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल खामोशी से सुन रही होती हैं। आप रेफरेंस ऐसा देती हैं कि नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूँ, और आप रेफरेंस ऐसा दे रही होती हैं कि जैदी साहब बता देंगे। यार जैदी साहब कौन होते हैं बताने वाले? मुझे क्या मुझे समझाने वाले? नहीं समझाने वाले नहीं, मैंने पूछना चाहिए जैदी भाई के पास क्या इत्तला है, क्या कंफर्म इत्तला है? आप मेरे बोलने का टेम्पो खत्म कर देती हैं। नहीं बोले, आपका टेम्पो स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। मैं ना जैदी साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं सैयद साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी फला धमाका की बात। हाँ, आप किसी की बात, आप अपनी तरफ से अपनी खबर दे रहे हैं। आप मुझे अपना बता दें, आप मुझे अपना आप बता दें। एक आदमी, इतना बुज़दिल आदमी
जिसके भाई वजीर आजम हो, जिसका समधी वजीर खजाना हो, जिसका पूरा खानदान वजारतों में बैठा हो, वजीर आला उसका भांजा भतीजा हो, सही है। वो आदमी पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो इमरान रियाज को रिहा करा रहा है। मेरी बहन कुछ तो समझ के बोला करे यार, कुछ तो आप होश के नाम लें। ना आपको रजी साहब से पूछने की क्या जरूरत है? आज हम भी एक कॉलर है, हम अपना ओपिनियन देते हैं। आप फौरन कहते हैं मैं रजी साहब से पूछती हूँ। मैंने अगले दिन भी बोला था कि हर एक का हक बनता है जो अपना ओपिनियन दे। जो भी कलबात करता है सर मैं रजी साहब से पूछती हूँ। आप एंकर है, आप क्या लेने बैठे हैं? अगर आपने रजी साहब से हर बात पूछनी है तो डिसरिस्पेक्टफुल अस फॉर द कॉलर। रजी साहब जरा समझदारी की बातें करते हैं ना, इसलिए कहती हैं, दुनिया देख रही है। एक मिनट आपने मैं साहब आपके काल में नहीं बोला तो नहीं कहना चाहते। अगर आप ये चाहती हैं कि कोई कॉल ना करे, आप रजी साहब से बैठ के फिर बातें कर लिया करें, सबको मना कर रहे हैं ना करें। आप कोई हक नहीं पाता। मैं जजी साहब से पूछिए, जजी साहब क्या हमारे ऊपर मिनिस्टर लगे हुए हैं? हम अपना ओपिनियन देते हैं बहन, हम कुछ पीपल नहीं है। रजी साहब के पीछे क्यों पड़ गए? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर भाई अगर आप ऐसी बच्चों वाली बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा ना बीच में। समझे, एंकर का काम है कि किसी से तस्वीर ले सकती हैं, जिसलिए वो बैठी हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपसे लिया जाए। चले चौधरी साहब चुप रहे, साजिद भाई को पूरा करने दे। उनको रोक दिया था उन्होंने आके। जी साजिद भाई बोल रहे थे, वो बात कर रहे थे, अब उनका फिर टेम्पो टूट गया होगा। जी साजिद भाई। नहीं मेरी बहन, आप उन्हीं को ले लें, अपना महमूद भाई को ले लें या चौधरी साहब को ले लें। अरे आप करें ना कंटिन्यू, अपना बयान तो पूरा करें। वो तो आपको तो लियाकत भाई ने आके कंटिन्यू आपको रोका ना, आप बोलते रहते। मैंने आपको आज नहीं कहा, मैंने आपको हमेशा कहा जब मेरी बारी आती है बोलने की, आप बीच में बोलने लगती हैं। मैं जब भी उनको ऐसे सुन रही होती है जैसे वो कुरान पाक की तलावत कर रहे हो। चले तो अब आपको सुन में बोलता चला जा रहा है, बोलता मैंने इसी वजह से बुक किया कि उनके जमाने में। एक बात मुझे बताइए, क्या इमरान खान को आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या एमक्यूएम की तरह 6 दिन में बना के लाई थी? 26 साल की उसकी जद्दोजहद है इमरान खान की। 26 साल 22 साल की तो वो अपने आप कहता था साजिद भाई, 22 साल की। 26 साल ये आपने बताया। चले नोट करते हैं, आपने बताया 26 साल की, मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा कहती थी 22 साल की जद्दोजहद। 22 साल की नहीं, 26 साल की जद्दोजहद। 26 साल की यार। सही है। फिर क्या हुआ कि इमरान, अभी मैं बातें वही होती है ना कि इमरान खान को लेकर आए कि ये 2 जमातें, दुनिया को पता है कि जब चाहे वो जिस जमात को उठा के बाहर फेंक दे, पता भी ना चले। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी XYZ हो। अगर यहाँ पे बाइडेन की हुकूमत कर रहा होता ना पाकिस्तान में, तो उसको भी गायब कर देते, पता नहीं चलता। ये बातें तो मेरी बहन हम थक गए सुन के। कहने का ये मतलब है कि भाई एक आदमी, शरीफ आदमी, वो 13-14 जमातें, उनकी औकात क्या? वो चोर डाकू 74 साल से पाकिस्तान को खाते चले गए, जिनके लिए इंसानी वैल्यू कुछ ना हो। इमरान खान ने हमेशा इंसानी जान की वैल्यू रखी मेरी बहन। चाहे वो मई का वाकया उठा के देख लें कि पूरा पाकिस्तान निकल आया था, जब उसने देखा कि यहाँ पे दहशतगर्द आए हैं, उसने लोगों को वापस भेज दिया। क्योंकि वो मौत की सियासत वो आदमी नहीं करना। कि एमक्यूएम का नाम नहीं ले रहा मैं, जनरल एक बात कर रहा हूँ कि वो शख्स है। उसने कहा मुझे अटक जेल में रखो, मुझे उस जेल में नहीं जाना, मगर उसको क्या मजबूरी के तहत भेजा गया। अभी जैदी साहब ने कहा कि जी वो मरवत, अफजल मरवत का इन्होंने नाम लिया। अफजल मरवत तो आप देख लीजिएगा 2 दिन में किस पार्टी के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है PTI की तरफ से, क्योंकि शोएब शाहीन ही है। अफजल मरवत की कोई औकात नहीं है मेरी बहन। मगर वही बात है कि ये सब लोग पेड़ आते हैं इस जमात के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि हवा का रुख जो है वो इमरान खानी की तरफ है, कि आना उसी आदमी को है, आना उसी आदमी को है। तो अब मुझे कोई ये बता देना कि एक बुज़दिल आदमी जिसका भाई, भांजा, भतीजा, समधी मिनिस्ट्री लगे हों, वजीर आजम लगे हों, पाकिस्तान नहीं आगे दिया, वो इमरान रियाज को जैसे आदमी को 9 मई से जो गिरफ्तार हो उसको छुड़वा देगा। अच्छा तो फिर आप बताएं इमरान रियाज को किस कहा था इमरान रियाज को बाहर लाने में? मुझे ये बता दें, सिर्फ एक बात मेंशन कर दें आप प्लीज। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया, एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल।
मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया ये कह रही है, इमरान रियाज खुद ये कह रहा है, आप मेरी बात कर रही है, मैं तो जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक सनम बल्लूच की, सनम क्या नाम है, सनम जावेद की बात की गई, मैं अभी भी कह रहा हूँ वो रिहा हो चुकी है। मुझे कोई आदमी दिखा दे कि जी सनम बल्लूच जेल में है, मैं मान लूंगा। मैंने तो 5 औरतों का तो नाम ही नहीं लिया था, मैंने सनम बल्लूच का नाम लिया था, सिर्फ एक वाहिद औरत का। कहा गया जी साजिद ने 5 औरतों का नाम लिया है, मैंने तो 5 औरतों का नाम ही नहीं लिया मेरी बहन। परसों की बात है ये आपके मंडे के प्रोग्राम की। सनम बल्लूच अभी भी बाहर है, आज की तारीख जो है तब तक बाहर है। वो 1 घंटे बाद गिरफ्तार हो जाए आई डोंट नो, मगर बाहर है ये मैं जानता हूँ। वैसे खैर इमरान खान को जो जेल में रखा गया था, उसके ऊपर जो भी किया गया, मगर वो देखें, ये बात है कि एक मानने वाली बात है कि उसने नहीं कहा वो बीमार नहीं हुआ। इमरान खान के मुझे बीमारी का बहाना कर लेता है, या बीमार बन जाता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, या मुझे मुल्क से बाहर जाना है। उसने ये सब कुछ नहीं किया, वो सबर के साथ वो वाले जेल में रहा, अटक जेल में रहा। उसके बाद उसके वकला ने की क्या कहते हैं दरखास्त दी कि भाई इनको अडालिया जेल में मुंतकिल किया जाए, तो वहां पे उनको मुंतकिल किया गया, उनको वही सहूलतें दी जाएं जो दोबारा दूसरे लोगों को दी गई। एक तरह से एक उनकी भी इतनी अच्छी पोस्ट थी, वज़ीर आज़म थे मुल्क के, तो इस वजह से। मगर आप ये बता दें चौधरी साहब, एक बात आपसे जरूर मैं बात करूंगी, मगर हकीकत यही है कि इमरान खान स्ट्रांग है और स्ट्रांग होके वो जेल में रह रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो और मैं बीमार हो गया, मुझे ये जेल का खाना नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं करा उन्होंने। कितने टाइम, अच्छा मुझे ये बता दें कि कितने दिन तक वो अटक जेल में रहे, ये बताएं मुझे जरा। साजिद भाई आप बताएंगे मुझे कितने दिन तक वो जेल में रहे, अटक जेल में? मेरी बहन 142-45 दिन रहे वो। अच्छा जी, तो आप बताएंगे उनको खाना घर का मिला, दिया गया या नहीं दिया गया? कोई खाना नहीं, यहाँ पे यही आपके भट्ट साहब बोल रहे थे, पता नहीं कौन के जी बकरे का गोश्त आ रहा है और नली निहारी आ रही है और जावेद की निहारी आ रही है। ये तो सब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। मगर बात दरअसल ये है मेरी बहन के, एक आदमी हम उसको लीडर मानते हैं जो हमारे मुल्क में बैठा हुआ तो है, जान देने के लिए तो बैठा हुआ है। कल को ये बात 100% आपकी बात को एग्री किया जाता है कि वो मुल्क से बाहर नहीं भागा, मुल्क से बाहर भागने की फरमाइश नहीं की, उसने कुछ नहीं किया है तो उसको फांसी चढ़ा दो। है तो वो मुल्क के अंदर, मुल्क से भागा तो नहीं है। एक आदमी 5 साल मुल्क से बाहर रहा हो और वो आगे वजीर आजम बन जाए, कहाँ का इंसाफ है मेरी बहन, मुझे बताएं तो आप। जिसका रहना खाना पीना, बच्चे, सारी औलादे, सारा खजाना, सारी दौलत, सारा बिजनेस उसका इंग्लैंड के अंदर हो और वो आगे पाकिस्तान में हुक्मरानी करे, ये क्या बात हुई मेरी बहन, मुझे बताएंगी जरा आप? मैं 22-23 साल से पाकिस्तान नहीं गया, सही है, अब मैं जाके पाकिस्तान में मिनिस्टर बन जाऊं तो ये कोई वहां के लोग क्या खुश होंगे इस बात से? क्या फिर हम लोग बातें करते हैं कि जी जो वहां का इलाके का हो उसी को लाना चाहिए, उसी को मालूमात होती है, उसी को सब कुछ होता है। नवाज शरीफ को बड़ी मालूमात है भाई, कहाँ की मालूमात है कि गरीब मर रहा है सबको। अब वो क्या नारा लगा रहे हैं कि जी एयरपोर्ट कोई ना है क्योंकि लोगों को परेशानी होगी, हमारे लोगों का खाने को पैसा नहीं है, तो मैं इसकी फिक्र नहीं हो रही, परेशानी ये होगी कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। कुछ जो मर्जी चाहो चूरन बेचते रहो, जो मर्जी चाहो। आज आपने देखा ना कि जावेद लतीफ के प्रोग्राम में कैसी हाथापाई हुई है। चौधरी साहब तो बहुत जी, अभी आपको मैं कहती हूँ ना, महमूद साहब से पूछ लूँ, अगर वो पहले आए थे बाद में आप आए। महमूद भाई आप क्या बात करना चाहते हैं कुछ? देखिए बात ये है कि एक बात तो आप मानेंगे कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो उसका जीना मरना हर चीज इस पाकिस्तान में है जी। अब वहां तक का मुकदमात की बात कर रहे हैं जी, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, इतने मुकदमे बन गए फलां। यहाँ पे एक साहब आके बोलते हैं जी वो टेररिस्ट जी, तनसीबात और पता नहीं क्या क्या वो हवाई बातें। यार एक बंदा आपके काबू में है, आपकी तहवील में है, आपने उसको ताल कोठरी में रखा हुआ है, आप उसको फिर नहीं तोड़ सके और उससे मोहब्बत करने वालों को आप तोड़ नहीं सके। इससे बड़ी क्या दलील होगी कि वो अवाम का लीडर है और पाकिस्तान के लिए है। आप कैसे डिपेंड कर सकती हैं कि नवाज शरीफ जो है जब पाकिस्तान के ऊपर वाकया ही एक कड़ा वक्त आएगा जी, तो वो पाकिस्तान के लिए खड़ा होगा। कैसे तो कर सकती हैं कि ये नवाज जरदारी जो है वो पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों को और हर चीज को कुर्बान कर देगा? कभी नहीं करेगा, कभी अपनी जान नहीं देगा, कभी अपना खून नहीं देगा। इसलिए खुदा के लिए ये मैं फिर बार बार कहता हूँ
कि इस बंदे को मिस ना करें। भाग गए ना जिन्होंने भागना था, एक वो कालिया भागा हुआ 30 साल हो गए, उसको पूजने वाले अभी भी मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि हम उसके करिंदे हैं। लेकिन और यही हाल देख रहे नून लीग का। मुझे 2 बंदे दिखा दें जो नवाज शरीफ के लिए इस तन मन जान से बात करें। ये आप ही के प्रोग्राम में देख लें, आपने सर्वे करा के देख लिया था कि लोग किस तरह उसके लिए जान देते हैं, बोलते हैं, करते हैं सारा कुछ। आपको समझ नहीं आती कि जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो कितना झूठा मुकदमा, उनकी आवाज में, उनके दलाइल में कोई वजन नहीं है। वो कभी दाएं की करते हैं, कभी बाएं की करते हैं, कभी एक ही सांस में वो ईमानदार है, कभी एक ही सांस में वो टेररिस्ट है, दूसरी सांस में वो, यानी कुछ समझ नहीं आती कि वो कहाँ खड़े हैं। इसलिए कि वो उनके कानों पे, दिलों पे, आंखों पे मोहरें लग चुकी हैं। वो जो ये लोग पे हुकूमत करना चाहते हैं उसके पैरोकार हैं। ये अवाम के और पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने वाले लोग नहीं है। खुदा के लिए ये समझें, ये नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आएगा, ये भाग जाएंगे। पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने वाले यही लोग हैं। ये एक बंदा मिला है, आप उसके पीछे पड़े हैं, रोज उसको यहाँ पे बैठ के कोई फांसी की नवीद देता है, कोई खबरें सुनाता है हमें, कोई कुछ करता है, लेकिन देख लें उसको उससे मोहब्बत करने वाले आप ही के प्रोग्राम में एक बंदा भी हुआ है डावाडोल? बिल्कुल नहीं हुआ। जी हेलो जी, मैं तो यही कहना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं अर्ज करता हूँ जी, ये जो आज आपने रखा है ना स्टेटमेंट, ये पुराना है। अच्छा, ये हाँ, ये तो खत्म हो गया। नवाज शरीफ ने ये तनकीद की थी और कहा था कि ये हम करेंगे, लेकिन उसके बाद इधर से जब पैगाम गया ना फरिश्तों का जी, और खलाई मखलूक का, जी खलाई मखलूक का जो पैगाम गया, मगर अभी भी इनका बयानिया को ये मीडिया पे बोला जा रहा है ना उन्होंने बदल लिया। वो कहते हैं जी हम मुल्क की इकोनॉमी ठीक करेंगे वापस आके, अच्छा, और किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। और अब तो कहता कि एहतसाब होना चाहिए। 2018 में मुझे किस तरह इजाजत नहीं दी गई, मुझे किस तरह हटाया गया, और ये इनका हाथ था, तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया था इन लोगों के। जी बिल्कुल मैंने सुना है, सारा कुछ समझा है, लेकिन आपने उसके बाद की कहानी नहीं सुनी। जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हो इस तरह तो हम आपको वापस ही नहीं ले जा सकते जो आप कह रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम इससे दस्तबरदार होते हैं। अच्छा, इससे दस्तबरदार है। कभी आपने सुना है 2-3 दिन हो गए कोई ऐसी बात? नहीं। वो बात ये चल रही है कि नवाज शरीफ वापस आके तो मुल्क की इकोनॉमी ठीक करेगा, जो कि वो नहीं करेगा, ना कर सकता है। उसने 1.5 साल 16 महीने में पाकिस्तान के जो है बर्बाद किए हैं। पहले भी बड़ी कोशिश की है उसके भाई ने, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जी। अभी वो मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। अभी आप ये देखें ना कि 16 महीने में जो हुकूमत इन्होंने की, उस वक्त तो अवाम बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई ना। इनके 16 महीने जो वादा करके ये आए थे, जो 16 महीने में इन्होंने कोई कारकर्दगी करके नहीं दिखाई, तो अवाम तो अब इनके कहने पे नहीं आ रही है। जिस तरह पहले अवाम इनके साथ थी फिर भी, मगर अब नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने फरमाई, लेकिन अवाम की सुनता कौन है? जी, जो खलाई मखलूक है या फरिश्ते हैं या ये खलाई मखलूक को खत्म करने की जरूरत है। खलाई मखलूक को किस तरह खत्म किया जाएगा जब तक ये पॉलिटिशियन आपस में बड़ी बड़ी जमातें एक साथ नहीं होंगी? आपको क्या लगता है? मेरा मैसेज शुरू में यही था, क्या इन सारी बड़ी जमातों को एक साथ होना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय होगी इस सिलसिले में? आप बताएं आपकी क्या राय है, फिर चौधरी साहब से भी यही राय होगी। ये है कि अगर तो ये ट्रू पॉलिटिशियन होते ना, ईमानदार और पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन पॉलिटिशियन, तो इन्होंने यही करना था कि इस वक्त एक बयानिया जो दिया हुआ है इमरान खान ने कि मुल्क को हमने बिल्कुल आजाद करना है, इसकी खारजा पॉलिसी को आजाद करना है और फौज ने सियासत में हिस्सा नहीं लेना है, तो ये इसके साथ नहीं है, ये इसके खिलाफ हो गए हैं। अब ये मिल गए हैं खलाई मखलूक के साथ, फौज के साथ। ये कहते हैं जी हमें इक़्तिदार दे दो, बेशक बाकी। मगर आप ये देखें ना कि अभी अगर मिल गए ये खलाई मखलूक के साथ कि हमें इक़्तिदार दे दो, तो अब वो क्या ये नहीं देख रहे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ? तो उनके साथ भी हो सकता है, सेकंड बारी उनकी आएगी। तो पहले हुआ है, नहीं उनके साथ तो पहले हुआ है, जैसे जरदारी के साथ भी हुआ। ये बताया तो ये लोग सबक क्यों नहीं लेते इन सब चीजों से? देखें, भुट्टो को कत्ल
किया गया, किसने किया जी। अच्छा, उसके बाद ये जो नवाज शरीफ बाहर दर बदर हुआ 10 साल तक जी, इसको किसने किया दर बदर? वो फिर भी ये नहीं सीखते, जरदारी जो है वो भी नहीं सीखता। जरदारी भी देखे ना 10 साल जेल में रहा, जेल में रहा। ये सब देखे पाकिस्तान में इनको एक तो ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपनी गलतियां होती हैं तो उनकी वजह से फौज इनको ब्लैकमेल करती है। तो ये खुद जो है ना, इनकी फाइलें बनी हुई होती हैं, इन्होंने जनाब बेज़ाब्तगियां की होती हैं और क्या उसको कहते हैं, पैसे खाए हुए होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में और किकबैक्स और क्या आपको कहूँ, ये इनकी कमजोरियां वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये हिल नहीं सकते, इनको ब्लैकमेल करते हैं और उन्होंने अभी भी यही करना है। आप देख रहे हैं ना, इलेक्शन हुए तो एक हंग पार्लियामेंट आएगी। हाँ, आवाम का कुछ भी मूड हो, कोई सर्वे करा लो, इन्होंने 5-7 पार्टियां बना ली हैं और उन सबको थोड़ी थोड़ी सीटें देके तो छितर मार के इकट्ठे कर देना है और एक गवर्नमेंट जो है बना देनी है। और जब उनको गिराना होगा तो छितर मार के फिर उनको गिरा 2-4 पार्टियां निकाल लेंगे और वो सारा इक़्तिदार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये इन सियासतदानों को पता है ये खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे फ्रॉडिये हैं, ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, ये पैसे खाने के चक्कर में है। बस ये चक्कर है सारा। अगर ये सारे ईमानदार हों और ये पाकिस्तान के साथ वाकई मुखलिस हों और अवाम के साथ मुखलिस हों, तो इस वक्त टाइम था, इनको चाहिए था कि एक बयानिया बन गया था, ये सारे उसका साथ देते। इस वक्त जो फौज डिमोरलाइज हुई थी तो उसको कर सकते थे, लेकिन फौज ने फिर 9 मई का एक स्टंट बना के 9 मई का वाकया तो आपको पता ना कि किस तरह इन लोगों ने पेश किया 9 मई के वाकये को, किस तरह सियासत में ये थी ना जी, उसकी जरूरत ये थी। फौज जिस पे बहुत तनकीद हो रही थी तो उनको चाहिए था कि किसी तरीके से अपनी इस तनकीद को डाइवर्ट करते किसी और तरफ, ताकि वो अवाम की हमदर्दियां हासिल। अभी आप ये देखें ना कि 9 मई के वाकये में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो केस बनाए हुए इन लोगों के ऊपर, तो अभी मीडिया में ही बोला जा रहा है ना कि ये तो नाइंसाफी है इन लोगों के साथ, गलत केस बनाए गए हैं उनके ऊपर। तो अभी देखेंगे कहाँ इंसाफ मिलेगा। अभी देखते हैं कि इन लोगों को किस तरह इंसाफ दिलाएंगे लोग, किस तरह अवाम किस तरह इनको बाहर निकालेगी, क्या करेगी। तो इमरान रियाज के साथ भी देखना जो कहा गया, तो कह रहे हैं जी मैं जरा इंसाफ से ले लूं, फिर चौधरी साहब आपसे ही लेती हूँ। जी बात ये है कि ये अब देखे ना, इमरान खान पे 200 से ज्यादा केस बने हुए हैं जी, वो जेल में होता है तब भी केस बना देते हैं। तो मतलब केस बनाने की तो हद कर दी है, इंसाफ कहाँ है पाकिस्तान में। मगर आपने देखा नहीं, चाहे कितने भी केस बन जाएं, कितने भी केस बना दें, मगर अगर चेंज करने पे आते हैं तो एक सेकंड में पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। आपने देखा नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े केस खत्म हो जाते हैं। आपने देखा नहीं जरदारी जब जेल में थे, देखिए जब जरदारी जेल में थे उनके ऊपर कितने केसेस थे, जब जेल में रहे, जेल में रहते रहते उनके सारे केस खत्म हो चुके थे, बड़े बड़े केस में मुब्तला हुए। देखना अभी नवाज शरीफ के भी केस खत्म हो जाएंगे और उसको वापस लाया जाएगा, उसको फिर मुसल्लत किया जाएगा। उसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। तैयारी तो वही हो रही है, सही ऑप्शन है। वो तो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा ताबेदार है कोई नहीं। नवाज शरीफ फिर भी कभी तो आपको तो शहबाज, आपने देखा नहीं शहबाज शरीफ ने तो वैसे ही कह दिया था, तो मैं तो हूँ ही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, मैं तो काम ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए करता हूँ, तो फिर और क्या बड़ी बात है। मीडिया में बड़े भाई को भी यही कह रहा है कि भाई खुदा के लिए फौज के ऊपर तनकीद ना करो, तुम भी उनके चमचागिरी करो और आराम से हुकूमत करो और पैसे बनाए। और तो ये चक्कर है सारा। अभी उसको लाना चाह रहे हैं, पूरा प्लान बन गया है और ये इसके पीछे बिल्कुल वही है खलाई मखलूक, और उन्होंने इसको लाना है, मुसल्लत करना। प्लान ये है, बाकी अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है। देखें अब लोग यही कह रहे हैं कि ऊपर बैठा हुआ अल्लाह ताला भी, वो भी बड़ा इंसाफ करेगा, वो इंसाफ पसंद है और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की मदद करेगा और इन खबीसों से हमारी जान छुड़ाएगा। खुदा हाफिज। जी चौधरी साहब आप बोले। मैं ये बोलूंगा कि मगर आपके तो आवाज ही चलेगी चौधरी साहब, आप बिल्कुल ही। मैं कह रहा हूँ कि ये 3 कॉलर्स जो आए, 3 नहीं 4, तीनों ने, हाँ 3 जो आखिरी 3 जो थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और मेरे सर में दर्द हो गया। तो ये कि तक का
तकरीबन 25 से 26 मिनट जो है इमराननामा हमने सुना, और इसमें कोई भी एक बात ऐसी नहीं थी कि ये 3 लोग जो है रोजाना नहीं कहते हो। सेम बातें थी, सेम बातें इन्होंने जो रोज कहते हैं, रोज गाना गाते हैं, वही गाना गाया आज। यानी कि आपको कोई चेंजिंग नजर नहीं आई? कोई भी एक बात भी इन्होंने कोई नई नहीं की, और 26 मिनट इन लोगों ने जाया किए, वही गाना गाया। तो चले मैं आ जाता हूँ। आज इमरान खान साहब के जो जेल तब्दील कर दी गई, जेल तो कल तब्दील कर दी गई थी, कल परसों से आपको सुना नहीं था, बात कर ली थी, आपको आज पता चला कि जेल तब्दील हो गई? नहीं, वो कर दिया गया। तो आज जो उससे बयान आया असल में वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुस्लिम लोग नून लीग वालों ने कहा कि इनके लिए जो इंतजाम किया गया है, वही कमरा, वही बेड, वही टेबल, वही कुर्सी रखी गई है जो नवाज शरीफ के साथ थी, और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम कोई गंदे लोग नहीं हैं, हम ना एसी हटवाएंगे यहाँ से, ना कोई चीज चेंज करेंगे, हम एसी भी देंगे इनको। यानी कि टीवी भी दिया गया उनको? हाँ, इनको एसी के साथ देके हम एसी हटाने की बात नहीं करेंगे, जो इनका राइट है हम इनको एसी देंगे। देखिए एक बात सुने चौधरी साहब, इमरान खान ने सिर्फ बात की थी, हटाया नहीं था। सिर्फ इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। इमरान खान के साथ तो इन लोगों ने अमल कर दिया। मैंने ये बोला नहीं ना, मैंने ये बोला कि उन्होंने कहा हम ये बात नहीं करेंगे कि एसी हटा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, इस किस्म की घटिया चीज हरकत हम नहीं करेंगे। मुस्लिम लोग नून वालों ने ये कहा है। और दूसरी बात ये कि आज जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो पीटीआई के जो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने हमला किया एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, गिराया, उसके बाद वो भी उठे और उन्होंने भी जो है कुछ किया उनके साथ। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये जो इमरान खान साहब के टेररिस्ट थे, जो वकील भी हैं इनके, जो इन्होंने टेररिस्ट पैदा किए हैं और टेररिस्ट की टीमें बनाई हैं, ये एक किस्म के टेररिस्ट ग्रुप बनाया है इन्होंने, जो 9 मई को शो किया है। अब ये टीवी पे भी आके यही कर रहे हैं, कौमी तंसीबात पे भी यही कर रहे हैं, गालिब गलौज भी यही करते हैं, तमीज तहजीब इस किस्म की सारी चीजें पाकिस्तान के सोशल मीडिया से खत्म हो चुकी है, नापैद हो चुकी है। ये इन्होंने ये टीम तैयार की है, ये मुल्क चलाएंगे, ये मुल्क चलाएंगे कि टीवी चैनल पे ये इन्होंने ये हरकत की। फाइनली जावेद चौधरी साहब के शो से उनको बाहर कर दिया गया कि आप जाइए यहाँ से, और उनके किसी और नुमाइंदों को फोन पे लिया गया। इस तरह बाद में वो प्रोग्राम फिनिश किया। क्या उनसे कहा गया कि ये टेररिस्ट और गुंडे बदमाशों की टीम नहीं है ये दरअसल। अब देखिए इसका मिसाल आप ये ले लें, कल आपके प्रोग्राम में क्या हुआ? जी, क्या हुआ? कल आपके प्रोग्राम में ये हुआ कि एक कॉलर ने दूसरे कॉलर को कहा, जातियात देखे, जातियात पे आते हैं ना, कि आप जो है पुलिस में थे, हराम खाते हैं वहाँ। आप क्या वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि अगर कोई पुलिस में होगा तो वो हराम खाएगा क्या? आप किसी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किसी की जातियात पे कैसे जा सकते हैं? कल को इनका जो कहने वाले कोई भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, पुलिस में होगा, तो क्या जरूरी है कि वो हराम खाएगा? इस किस्म की बात किसी को कहना। तो आज मैंने स्पेशली वो प्रोग्राम देखा कल वाला, उसमें जो है सूरह रहमान को मानने से इनकार किया गया। उसके बाद 1 मिनट बाद जो है वापस सूरह रहमान पे आ गए। तो इस किस्म की बात नहीं है। और आप जो है इस प्रोग्राम की आर्मी चीफ है, आप आसिफ मुनीर हैं। तो ये जो लातों के भूत जो है ये बातों से नहीं मानते हैं, तो आपको भी एक्शन लेने की जरूरत है। जो कल जो बदतमीजी हुई है, हर एक कॉलर को इस तरह बोला गया कि आप जो है पुलिस में हराम खाते थे वहां। ये क्या, ये किस किस्म की तरबियत दी है? ये इनकी पूरी पार्टी, पूरी पीटीआई यही कर रही है। ये गुंडों की जमात है, इनको तमीज तहजीब छू के नहीं गुजरी है। जिस तरह की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान के चैनल पे हो या आपके चैनल पे हो, इनके गुफ्तगू का अंदाज देखें आप, कि अगर इनकी पार्टी के खिलाफ कोई जी, वो जो है बुरा हो जाएगा, उसके खिलाफ ये हो जाएगा, उसके खिलाफ वो हो जाएगा। और अभी जो है खामोश हो जाइए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल खामोश हो जाइए, बोलने
नहीं, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बात की, आपकी बात नहीं कर रहा। सब कुछ है, आर्मी चीफ भी है, जनरल भी है, प्रेसिडेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन इस काल को ये नहीं करे। जब आप आपसे पूछती होगी, आप जवाब दे जैसे मर्जी दे, इजी वाला दे, सख्त वाला दे, सारा आंखों पे हम सुनेंगे, लेकिन तीसरे आदमी को अनुमान करके वो हमारी बेइज्जती करे आके ऐसा करते हैं। नहीं, ये बात नहीं हो रही है, ये बात नहीं हो रही है भाई। कुछ तमीज तहजीब कोई चीज होती है। ये तो एक ऐसा लगता है कि किसी लेवल पे भी आप देख लें कि ये गुंडों की जमात तैयार की गई है, ये सिखाया जा रहा है हमें। अच्छा चलें टॉपिक पे आ जाएं। आप भी चौधरी साहब आज पूरे वक्त उसी पे बात कर रहे हैं। बताएं पाकिस्तान के अंदर कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख के, किस किस्म की बदतमीजी की गई है सैयद साहब के साथ। ये कोई तौर तरीका है? एक सेकंड जी। हेलो जी, हेलो जी मैम, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज जी। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ जी। हाँ, ये मैं ऑन एयर हूँ जी, ऑन एयर ही है, लाइव ही शो में आपने कॉल की है जी। बात करें आप जी, बात करें जी। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने खत्म किया तो ये जो चौधरी साहब मौसूफ हैं, ये फरमा रहे हैं जी पिछले 3 या 4 कॉलों ने 26 मिनट ज़ाया किए और इमरान नामा पड़ा और ये वो। देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं एक नॉन अलाइंड आदमी हूँ, बिल्कुल गैर जानबदार, और ये इनका हक नहीं बनता किसी को कहना के वक्त है कि ये हमारे अपने यानी ख्यालात हैं, हमारा अपनी राय है, हम इसका इजहार कर सकते हैं। यकीनन ये तो प्लेटफॉर्म ही ऐसे ही है कि हर कोई आके अपना इजहार ख्याल करे। टाइम भी नहीं लेते हम 2-4 मिनट। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपनी फीलिंग बताई है, मैंने अपनी फीलिंग बताई है। चौधरी साहब आपकी फीलिंग आप खामोश है, जरा उनको बोलने दें। चौधरी साहब 1 सेकेंड, मुझे उनकी पूरी बात सुनने दें। ठीक है, ठीक है, आप सुन रहे नहीं है ना, नवाज शरीफ चौधरी साहब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पार्टी में पूरा गाना गाते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे हमारी तो पार्टी नहीं है। अरे भाई कुछ हवा होश के आपको नहीं आप यार। अरे रुक जाए 1 सेकेंड, उनका भी हक है बोलने का। उन्होंने न्यूट्रल बात की, उन्होंने कोई किसी को नहीं लिया। हमारी राय का एहतराम करना चाहिए, हमें एक हक हासिल है अपनी राय देने का, हम करते हैं। देखिए सर, आपको पूरा हक हासिल है अपनी राय देने का, हर एक को अपना हक हासिल है शो के अंदर अपनी राय देने का। खबरदार, अगर मेरी तकरीर के बाद आपने कोई पर्सनल कोई कमेंट किया तो मैं आपको अभी से वार्न करता हूँ, वरना फिर मुझे भी आता है पर्सनल कमेंट करना। आप क्या, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। हम लोग जो समझते हैं, जो समझते हैं, जो हक समझते हैं वो बोलते हैं। आपको कोई हक नहीं, आप अपनी बात करो, हमारी बात मत किया करो। कर सकते हैं, हम इख्तिलाफ करना है तो आप अपनी बात करो ना, हम हमारी बात क्यों करते हो? चौधरी साहब 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए प्लीज। हमने चाहिए, रोजाना सुनते हैं ये बातें जो हुई है 26 मिनट तक, रोजाना वही बात सुनिए, रोजाना ये दो नहीं तो जो आप बकवास सुनते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सुनिए तो आप मेरा गला पकड़ लें, अगर ये बातें नहीं सुनिए। आप जो रोज बैठ के यहाँ पे बकबक करके जाते हैं, आप कौन सी यहाँ पे फलसफा सुनाते हैं? टारगेट दिया हुआ है कि ये चीज जाके आपने ये वाला गाना गाना है। अरे यार शर्म करो यार, कुछ मुल्क के ऊपर बात करो, मुल्क के इशू पे बात करो, मुल्क के आप भी तो मुल्क के इशू पे बात नहीं कर रहे हैं। आप भी पूरे कितनी देर से मैंने आईआर किया हुआ है, आपने सिर्फ वो 3-4 कॉलरों को लेके उन पे बात की, आपने अभी तक अपने इशू पे बात ही नहीं की। और मैं सुनना चाह रही थी कि शायद आप आगे इशू पे बात करेंगे। मैंने जेल का बताया कि जेल का क्या पोजीशन उन्होंने, तो जेल का मैंने आपको बताया कि इनके शो में हुआ, इनके शो में जो ये जो इनकी पार्टी के गुंडे ने हमला किया वो बताया कि इनको कोई तमीज तहसील नहीं है। आपको 2 चीजें तो बताई मैंने नहीं, बाकी तो देखिए आप बात सुने। आप चौधरी साहब एक बात सुने, जो मैंने बैठ के बकवास करते हैं, हम सुनते हैं ना। अभी भी आपने 10-15 मिनट बकवास किया। अरे आप लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704, 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
अच्छा रहेगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद है। मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाह रही हूँ। बताएं चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इन सब को जो कहा जा रहा है कि सारे जो है ना एक साथ एक पेज पे आ जाए, सारे सियासतदान बड़े बड़े, जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, तमाम पॉलिटिशियन। देखिए बात दरअसल ये है कि ये सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मगर सारे चोर अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो उनकी सोच ही होगी ना। जब आप कहें सारे चोर हैं, एक दो चोर खाते हैं ना तो उससे मुल्क का हाल ही होता है। अगर ये सारे चोर मिलके बैठ जाएंगे तो फिर तो मुल्क ही नहीं रहेगा। ये तो सलाम करें एस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज को कि मुल्क को संभाला हुआ है। अगर इन चोरों के हवाले, अगर आप देखें कि आप कह रहे हैं कि सलाम करो इस पाक फौज को जिसने मुल्क को संभाला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मुल्क को संभालने के लिए जब किसी को ये लोग लेकर आते हैं तो यही तो लेकर आते हैं चुनकर? नहीं, कोई ये सब लेके नहीं आते हैं। फिर कौन लाता है? फिर कौन लाता है? बहुत कोशिश करती है पाक फौज किसी तरह जो है मुल्क संभल जाए। इनको चांस दिया जाता है कि ये कम चोरी करें, मुल्क के खिलाफ हरकत। तो दोबारा से नवाज शरीफ को लाने की तैयारियां की जा रही है। जिस तरह अभी कॉलर ने आके बताया है कि ये बातें पुरानी थी, नवाज शरीफ दोबारा आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये चोर हैं, आप इनको कह रहे हैं चोर हैं, तो अब दोबारा से इनको लाया जा रहा है, तो क्या इन चोरों के सुपुर्द मुल्क किया जा रहा है? भाई देखें, इन्होंने आपके कहने के अल्फाज से तो यही लग रहा है कि इन चोरों को दोबारा मुल्क दिया जा रहा है। इनको इसलिए लेके आया जा रहा है कि जिनको पहले लेके आए, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये कुछ करेंगे, तो वो तो दुश्मन लगे निकले। उन्होंने आप कहाँ से मुल्क दुश्मन लगे? वो उनको तो कुछ करने नहीं दिया। जब उनकी गलती ये थी कि जब वो इक़्तिदार में थे तब उनको बताना चाहिए था कि नहीं करने दिया। जब उनको उतारा गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतने वादे और पैमाने किए थे, आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, आपने नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे करने नहीं दिया, मुझे करने नहीं दिया। नहीं, इनकी सब में बड़ी गलती ये थी कि जिन लोगों ने 70,000 पाकिस्तानियों का कत्ल आम किया, पूरे पाकिस्तान में बम ब्लास्ट किए, इन्होंने उनको लाके बसाया और उनको जो कैद थे उनको छोड़ा। पाक फौज जो है बर्दाश्त कर दी रही, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये कुछ करेंगे। उसके बाद ये जब इन्होंने उनको छोड़ा तो इन्होंने अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर लिया और बॉर्डर में और मुख्तलिफ एरिया में। और उसके बाद इन्होंने कहा अब तो हमने इनको भी लेके आ गए हैं, 70,000 जिनको मारा था, ये तो टेररिस्ट हैं, अब ये टेररिस्ट भी हमारे साथ हो गए, अब तो हम स्ट्रॉन्ग हो गए। अब फौज का क्या, अब तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और उसी जोम में जब हस्ताक्षरदारों ने देखा इनकी हरकतें ये हैं, तो इनको जो है हुकूमत से हटाया गया एक लीगल तरीके से, सियासी तरीके से। इनके खिलाफ वोटिंग की गई और इनको साइड में किया गया। जब इनको साइड में किया गया उसके बाद ये अपने सारे टेररिस्ट ग्रुप लेके आ गए। 9 मई का वाकया क्या है आपको भी पता है चौधरी साहब, आप मुसलसल यही कहते रहते हैं 9 मई का वाकया। 9 मई के वाकये में बहुत बातें हो रही हैं, आपको पता है 9 मई का वाकया क्या है क्या नहीं है? एक सच बात बताएं आकर। देखिए, इन्होंने हसास इदारों पे हमले किए, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी डिफेंस की जहां इन्होंने हमले करने की कोशिश नहीं की हो। ये समझ रहे थे कि पूरा पाकिस्तान जो है हम निकाल देंगे, और सिवाय चंद टेररिस्ट के जो है इनके साथ कोई भी नहीं निकला। और जब इन्होंने देखा कि जनाब हम जो है फंस गए, बुरी एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना जी बात सुने, आप इनको 11 बजे तक बोलने दें। जी बात कर सकते हैं, बोलें। इसके अलावा कोई और भी ये बात कर गई तो मुझे पकड़ लेना, ये बकवास रोज हम सुनते हैं। जी बोलें। रोज बकबक है इनकी। जी इनको दूसरी कोई बात नहीं आती। वो जो आ गए थे उनको लेके आ गए भाई, हाजी आसिफ का ये स्टेटमेंट है ऑन वीडियो पे। जी हाजी आसिफ का उसने एडमिट किया है कि 18 में लाए गए हैं, इसको 19 में कमर में बाजवा जो है जनरल साहब जो है वो ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे, साजिश शुरू हो गई थी। जी बेचारा बेचारा मुझे काम करने नहीं दिया गया। ये चोर सब क्या बातें कर रहे हैं। जी 19 में 1 साल बाद ही आरपी जो है वो अपोजिशन कैंप में चली गई थी। जी चोरों को वापस लाने के लिए प्लेटफॉर्म शुरू हो गया हुआ था, और फिर उसके बाद आस्ता साहब देख रहे कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। जी
जी बस ये जी साहब को ये बता दें कि जनरल साहब 2019 में ही शुरू हो गए थे। एक साल भी इस बेचारे को काम नहीं करने दिया गया। एक साल, राइट। ये साशे मिलाते हैं, कहाँ से कलाबे मिलाते हैं, कहाँ से लेके चलिए। पर हिस्ट्री देखो पाकिस्तान की, इसी के मुताबिक बात करो। वो सुनी सुनाई बातें टीवी पे आके ये शुरू हो जाते हैं। थैंक यू। सुनी सुनाई बातें। चले आप चौधरी साहब 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए साजिद भाई से बात करना चाह रही हूँ। जी साजिद भाई, ये हकीकत नहीं है कि 2019 में जनरल बाजवा जो है मुस्लिम लीग से मिल गया था ख्वाजा आसफ के साथ। उसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो ख्वाजा आसफ की, क्या एडमिट कर रहा है जी, वो एडमिट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? जनरल जावेद ने हमें ऑफर कर दी थी 19 में कि पंजाब की हुकूमत ले लो, मैं देता हूँ आपको। जनरल बाजवा कौन होता है हुकूमत देने वाला? हुकूमत तो पब्लिक ने देनी है। तो जो लेने वाले थे इमरान खान साहब, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि इमरान साहब ने हुकूमत क्यों ली थी? बूट पॉलिश करके, पॉलिश नहीं की है, बूट पॉलिश करके। अरे शर्म करें यार, इस किस्म की बात कर रहे हैं, इस किस्म की बात कर रहे हैं। पूरी कराची की सीटें थे उठा के इनको तोहफे में। एक सेकंड जी। हेलो जी हेलो, हाँ जी बोले। हाँ जी, मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप जो आपने एक मौजू दिया हुआ होता है तो उसके ऊपर लोग क्यों नहीं बात करते और आए मायशाएं और अल्लाह मगल्लम और इधर उधर की बातें क्यों ज्यादा करते हैं? मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता देता हूं, मेरे प्यारे भाई, जो बातें ये सब महसूस कर रहे हैं इसका कोई है जिक्र? मेरे भाई भी बात करो कभी नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, आएगा नहीं आएगा, जजों पे तनकीद के बाद क्या सिनेरियो है उसी के ऊपर कन्फाइंड किया कीजिए। और ये हम जो अपना फरमाते हैं ना मौसूफ रोज की टेररिस्टों वाली बातें, ये हम नहीं मानते भाई। तो सुन तो ले यार, बात तो सुन ले यार। और अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही है, 6% GDP था जिसको माइनस कर लिया, इतने ज्यादा काम हो रहे थे। अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो चल रहा था और पाकिस्तान के खजाने में 20 अरब रुपया जमा था। अभी तो आप 1 अरब के लिए अपना नाक रगड़ रहे हो। तो ये तो ऐसे ही राम कहानी सुना रहे हैं जी, वो टेररिस्ट तबाह कर रहे थे। ठीक जा रहा था, हर आदमी जानता है, इशारे देख लेना। आप स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं देखते? लोग अंधे हो जाते हैं। 16 महीने में बर्बाद करके रख लिया, हर बंदा जानता है। पेट्रोल क्या था, इस वक्त क्या, डॉलर क्या था, अब क्या है, आटा चीनी कहाँ चले गए, हर बंदा को पागल है। हम लोग हम जानते नहीं है। ये हमें ये ना समझा जाए कि हम किसी के वो हैं तरफदार। हम एक गैर तजिया कीजिए, इकोनॉमी को डुबो के रख लिया 16 महीनों में। हर आदमी अपना वो नवाज शरीफ की मोहब्बत में गुन गाया जा रहा है तो गाए जाए बेशक। 35 साल ये नवाज शरीफ की हुकूमत ही रही और किसकी रही है? शहबाज नवाज यही रहे हैं। क्या कर लिया इन्होंने मुल्क का? तो प्लीज आप लोगों को कम से कम ये कहें कि मौजू से ना हटें, जो मौजू लिखा हुआ है उसके ऊपर तो बात करें और 5 मिनट से ज्यादा बात ना करें, अपनी बात कह के हट जाया करें। एक बंदा सारा वो मुसल्लत रहेगा आपके प्रोग्राम पे तो हम लोग छोड़ जाएंगे, फिर इस तरह तो गैर दिलचस्प हो जाएगा प्रोग्राम। सबको मौका दें थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। चलें जी, साजिद भाई आप बोलें। आप जी मेरी बहन, ये आखिर में दो भाई ना आपकी वो किसी कॉलर को वो कह रहे थे कि हम अपने ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे, उसके बाद कॉलर बोले, हम किसी को सवाल जवाब नहीं करेंगे, इसलिए वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे। जी तो मैं उन दोनों भाइयों से ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो नाराज ना हो, जो भी कॉलर थे इफ्तिखार चौधरी जिनका नाम है, उनके ऊपर नाराज ना हो। वो दहशतगर्दी की बातें करते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, ये है, क्योंकि मेरे भाई उनको मिर्चें ये लगती हैं कि वो जिस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, MQM अल्ताफ ग्रुप, वो दहशतगर्द तंजीम करार दे दी गई है कनाडा के अंदर, पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर तकरीबन। तो इस वजह से उनको मिर्चें लगती हैं कि जी इमरान खान को भी दहशतगर्द को, तो वो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। उनका उम्र का तकाजा है, उनको माफ कर दो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी बर्दाश्त करते हैं उनको कि उम्र का लिहाज करके हम खामोश हो जाते हैं, वरना ये दहशतगर्द हमारे भी कान पक जाएंगे दहशतगर्दों के जुमले सुन के, क्योंकि इनके पास चूरन कुछ बेचने को है नहीं इसके अलावा कि ये नवाज शरीफ आ जाएगा, फला आ जाएगा, धमाका आ जाएगा। ना नवाज शरीफ आएगा, ना नवाज शरीफ कहीं जाएगा मेरी बहन। यूट्यूब के ऊपर आप उठा के देख लें, एक गधे की तस्वीर आती है, मरियम पीछे से बोल रही होती है नवाज शरीफ आ रहा है, वो गधा तैयार हो रहा होता है। आपने भी कितनी वीडियो देखी होंगी और तमाम देखने वालों ने भी देखी होंगी वो वीडियो।
तो नवाज शरीफ नहीं आने वाला इस मुल्क के अंदर मेरी बहन। ये इसी तरह चलता रहेगा और जब तक इमरान खान पाकिस्तान की यानी वजीर आजम की सीट नहीं संभालेगा, इस मुल्क के हालात ठीक होने वाले किसी सूरत में नहीं है। आज आप वजीर आजम जो है हमारे काकड़ साहब, उन्होंने आज बोल दिया कि मेरा बयानिया को गलत तरीके से पेश किया गया। आज नहीं बोला उन्होंने, कल बोला था। कल, आज नहीं, आपने सुना आज है? नहीं ना, अच्छा मैंने सुना, चले मैंने सुना। आपने सुना आज है, उन्होंने कल बोला था। एक सहाफी ने उनसे सवाल किया था कि जी पीटीआई को जो है ना इजाजत दी जाएगी इलेक्शन में या नहीं होंगे, या पीटीआई के बगैर इलेक्शन होंगे, इमरान खान के बगैर होंगे इलेक्शन। कहते कि ये सवाल जो है ना, आपने जो मुझसे सवाल किया है, ये आप लोग तोड़ मोड़ के मेरे जवाब को आगे लेके जाते हैं, ये उन्होंने कहा था। जी तो अगर उन्होंने फिर आपने कल की स्पीच उनकी सुन ली, लाइव नहीं देखी जब लाइव आए थे वो? नहीं, लाइव मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैंने आज टीवी पे सुनी। हाँ, कल वो लाइव आए थे। ये बात है जी। तो कहने का मेरा ये मतलब मेरी बहन के इनके बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि माइनस इमरान खान कभी भी नहीं हो सकता। पीटीआई वाहिद जमात है जिसका इमरान खान लीडर है। इस इमरान खान के बाद ये जमात बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जमीन बोस हो जाएगी। क्योंकि तो 9 मई के वाकये में क्या आप देख रहे हैं? 9 मई के वाकये में नवाज शरीफ जहन्नुम हासिल होगा तो शहबाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ जहन्नुम हासिल होगा तो हमजा आएगा। मगर आप इस बात को तो माने कि नवाज शरीफ को लाने की दोबारा से तैयारियां की जा रही हैं, चाहे शहबाज शरीफ को लाके बैठाएं वो लोग, मगर कर यही रहे, कोशिश उनकी यही है। इमरान खान को दोबारा लाने की कोई नजर नहीं आ रही कहानी। कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अब अच्छा मैं एक और बात, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी आज आके बैठे कह रही थी कि इलेक्शन की तरफ शुक्र करें कि इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी, डेट भी दे देता तो अच्छा था। ऐलान तो कर दिया कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, मुल्क के अंदर इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, पर अभी डेट नहीं दी। उन्होंने कहा बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन जो है ना डेट भी दे देंगे आपको इलेक्शन की। तो मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या एक वाहिद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ेगी? ना पीपल्स पार्टी कोई बयान दे रही है कि उन्होंने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। नहीं, पीपल्स पार्टी तो बहुत जोर दे रही है, आपको नहीं पता, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार बैठी है वो पार्टी। मुस्लिम नून लीग तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। जी, तो क्यों तैयार नहीं है? वजह तो मालूम हो ना, वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान, वजह सब चीज की वजह इमरान खान। वजह तो आपके सामने जाहिर हो रही है ना, कि देखे ना जेल में जाने के बाद भी इमरान खान के वोट में कमी नहीं आई है। उसका वोट बैंक अभी भी वैसा का वैसा ही है, मगर लोगों के बकौल के भाई ये जो बड़ी ताकतें लेकर आती हैं तो उनको वोट बैंक की जरूरत नहीं होती है, वो खुद बना देते हैं हर एक बंदे का वोट बैंक, जिस तरह नई पार्टी तैयार की जा रही है। ये बात अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गई है कि अब वो जितने भी ठप्पे लगा लें, वो 24 करोड़ 22 करोड़ ठप्पे जो है ना, जो इमरान खान के हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही बात है कि आपकी आबादी से ज्यादा वोट थोड़ी दिखा देंगे पाकिस्तान के अंदर के कितने के 24 करोड़ की आबादी है तो वो 27 करोड़ दिखा देंगे। ऐसा नहीं है मेरी बहन, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझ गई है कि इमरान खान को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसी वजह से ये आपके इमरान रियाज भी रिहा हो गए। इमरान खान जो जेल तब्दील नहीं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान रियाज को रिहा कर दिया, हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, जो पहले भी मीडिया पे चल रही थी बातें, वो चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब आप ये देखिए ना, टीवी के ऊपर भी इमरान खान चेयरमैन पीटीआई। हाँ, अब इमरान खान का नाम लेने की इजाजत हो गई, सारे मीडिया पे इमरान खान का तमाम एंकर इमरान खान कह के बात करते हैं। पहले चेयरमैन पीटीआई होती थी। तो अभी महमूद भाई से भी इसका तजिया लेते हैं कि महमूद भाई की क्या राय नजर आ रही है। जी महमूद भाई बोले, आप भी क्या कहेंगे? महमूद भाई एक सेकंड, लोग दहशतगर्द कहते हैं इमरान खान को, दहशतगर्द उसको बोलते हैं जैसे अल्ताफ हुसैन है। आप ये देखिए कि कितने साल हो गए, सालों हो गए, आज भी उसकी मीडिया पे ना तस्वीर दिखाई जा सकती है, ना उसका नाम दिया जा सकता है। सिर्फ नाम तब कब लिया जाता है जब कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है, कहा जाता है अल्ताफ हुसैन ग्रुप, उस राइटर में उसको कहा जाता है अल्ताफ हुसैन ग्रुप। जैसे है ना तालिबान पीटीआई यानी पाकिस्तान टीटीपी यानी अफगानिस्तान के तालिबान, इसी तरह दहशतगर्दों में अल्ताफ ग्रुप भी एक दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया जा चुका है, और जिसका नाम और निशान ना टीवी पे कभी कयामत तक आप नहीं देखेंगी। मगर मेरे लीडर इमरान खान को जो लोग दहशतगर्द कहते हैं, वो जरा होश के नाखून ले मेरी बहन, उसका नाम अब टीवी पे भी आना शुरू हो गया है। ये सारी बातें शुरू हो चुकी हैं। ये बता दें कि जेल में से कब रिहा होंगे इमरान खान, ये भी आपके पास इत्तला आई होगी यकीनन। कब जमानत मिलेगी इनको, जमानत कब होगी? मेरी बहन देखें, मैं तो
चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह उनकी कल जमानत हो जाए। मगर नहीं, आपके जाने से नहीं, आप बताएं, तज्जिया देना अपना, हकीकत क्या है। मेरी बहन देखे, पहले तो मैंने बहुत दफा ये कहा कि 15 से 20 दिन में रिहा हो जाएंगे, 2 हफ्ते में रिहा हो जाएंगे, 2 हफ्ते में, मगर नदीम भाई भी कह रहे कि मुझे भी लगता था रिहा हो जाएंगे। जो नदीम साहब आते थे हमारे पास कॉल करते थे तो वो भी, उनको भी यही लगा था, पर देख लेना अभी तक तो रिहा नहीं हुए, अभी तक जेल में ही है। जेल चेंज कर दी मगर रिहाई तो नहीं दी उनको किसी भी उस पे। उनके ऊपर एक के बाद एक 200 केस पे कौन से केस में ये गिरफ्तार करेंगे, ये बता दें मुझे। मेरी बहन, मुझे आप ये सोच लेना कौन से केस में इनको जेल के अंदर रखा जाएगा, ये बताएं। मेरे जितने भी देखने और सुनने वाले आके बताएं कि कौन से केस में इनको मुस्तकिल अंदर रखा जाएगा। उनको इस अंदर इस वजह से रखा जाएगा कि जब तक वो ये ना समझ जाए कि जी ये वोट बैंक इमरान खान का खत्म हो चुका है। मगर इमरान खान का, मेरी बहन, जितना वो जेल में रहेगा वो उतना उभर के पॉपुलर लीडर बनता चला जाएगा। ये तो पाकिस्तान का, ये दुनिया की हकीकत है कि जो आदमी जेल गुजार ले वो फिर जब बाहर निकलता है तो वो बहुत बड़ा लीडर बन के निकलता है। वही चीज इमरान खान के साथ हुई है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी मरियम नवाज थी, वो कहती थी कि इमरान खान की नाजायज बेटी है, उनका नाजायज भाई पैदा हो गया। सही है। कफायतुल्लाह कहते थे कि इमरान खान जो है वो जानी है, वो खुद जानी, उनकी वीडियो सामने आ गई। नजम सेठी कहते थे कि इमरान खान जो है वो एक सेकंड जो है मर्जी जो मुंह में आ रहा है बोले चला जा रहा है, अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहा है। कोई दूसरा आदमी बोलने की कोशिश करता है। महमूद भाई को आपने मौका दिया, वो कह रहे भाई आप रुक जाए, आप चौधरी साहब आप रुक जाए, लियाकत भाई आप रुक जाए, और जो है वो सैयद भाई आप। अच्छा, आपने ना सैयद भाई, सैयद साहब आपको अभी मैंने, सैयद साहब आपको अभी है ना मैंने एक इत्तला दी थी, मिसेस भट्ट का इंतकाल हो गया। आपने बात सुना था मेरा प्रोग्राम या नहीं? जी 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 जी। बड़े अफसोस की बात है, आपने देखा था ना वो आके हमेशा एक शेर पढ़ती थी हमेशा आके। बिल्कुल 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 याद है ना आपको, कितना अफसोस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल याद है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़े ये है कि ये सैयद भाई का गुस्सा ये बता रहा है, सैयद भाई का गुस्सा ये बता रहा है कि ये अल्ताफ हुसैन को जो मैंने 3 बातें सुनाई है, इनका खून गर्म हुआ है, इनका खून गर्म हुआ है, महमूद भाई की बेचारे की तारीफ, उनकी बातें नहीं सुन हो रही। नहीं, अभी महमूद भाई बोलेंगे, आप बोल रहे हो महमूद भाई। जी बोलिए महमूद भाई। महमूद भाई को बोलने दें यार प्लीज, अफलातूनी खत्म करें, ख्वाहिशों के इजहार करते रहते हैं। ये अल्ताफ हुसैन का खून गर्म हुआ है, ये अल्ताफ हुसैन का खून गर्म हुआ है जो मैंने इतनी बातें सुनाई है। देखे धड़ करके आए वो कॉल को, आपने वरना इतनी देर से प्रोग्राम देख रहे थे। किसको सुनाई भाई? आपकी बातें कोई सुनता है? आपको ये बात पता है क्या? आपने कभी रिव्यू देखे अपने? आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है। आप बिला वजह अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं। दूसरों को बोलने का मौका दें यार। महमूद भाई आप बात करें प्लीज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलें। क्या बोले कहाँ तक सुनोगे? जी ये तो आप तो कहती थी मिसेस भट्ट फौत हो गई हैं, शेर सुनाती थी। ये तो अच्छे भले शेर सुना रही हैं। ये सैयद साहब आए हैं, आप बात करें जाके, बताएं जरा। अच्छा आवाज उसी तरह सी पतली सी है और फिर शेर भी सुना रहे हैं। अभी तो शेर शुरू भी नहीं सुना। मुझे ये बताइए, एक शख्स ये कह रहा है कि मुझे कोई फैसिलिटीज जेल में नहीं चाहिए। जी, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए इसको जेल में। बिल्कुल सही कहा आपने। पर उसको दिया जा रहा है, उसको जैदी साहब प्लीज, जैदी साहब, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आपको भी लिफाफे मिलते हैं, आप इतना बोलते हैं उनके लिए, थोड़ा सब्र करें। जैदी साहब तो है ही नहीं, महमूद भाई है और साजिद भाई। सुनिए मेरी बात। मैंने कहा वी लव सैयद साहब, ये देखे बड़े बड़े प्यारे आदमी हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, 22 करोड़ में एक शख्स का नाम लिया ही जिसने कहा मुझे फैसिलिटीज नहीं चाहिए। कोई है तारीख में ऐसा आपके पास? ऐसा कोई बंदा है पाकिस्तान जो मुझे कहे कि भाई मुझे जेल में फैसिलिटीज नहीं चाहिए, टेलीविजन नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं चाहिए, कारपेट नहीं चाहिए, रूम नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। ये जंग है आजादी की, ये जंग है। क्या बात है। अगर वो शख्स आज टूट जाए, वो शख्स अगर आज टूट जाए, आज ब्रेक हो जाए ना, तो कितने लोगों का जो एक उम्मीद है ना कि ये शख्स शायद पाकिस्तान के लिए कुछ हमारे लिए कर जाएगा ना, वो उम्मीदें टूट जाए। और पता है वो कौन लोग हैं? गरीब लोग, गुरबा लोग, मजदूर हैं,
किसान है बेचारे, उन्होंने आस लगाई हुई है। ये शख्स ही ऐसा है जो अपने लिए चाहे तो बहुत कुछ ले सकता है और नहीं ले रहा है अगर वो किसी के लिए, तो वो हमारे लिए नहीं ले रहा। ये बात कुछ मोटी अकलों को समझ में नहीं आ रही। आपको तारीख में अपना नाम लिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको बहुत सी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। और इमरान खान ने वो प्रूफ कर दिया इतने महीने, इतने दिन जेल में रहकर। आप एक बंद कमरे में नजर बंद नहीं रह सकते, वो तो जेल के अंदर है नजर बंद। अगर वो चाहता वो हर किस्म की डील कर सकता था, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक दफा वो बोलता अच्छा यार कोई बात नहीं, तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ, जो अमूमन होता है, जो अमूमन है पाकिस्तान की प्रैक्टिस में। तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, तुम ये ले लो मैं वो ले लूं। बंदर बाट तो है ना, मिनिस्ट्रीज बंदर बाट में है जी, लेकिन आप देखें बंदर बाट का भी यहाँ कोई चांस नहीं है। अगर बंदर बाट भी होता ना तो कोई ना कोई पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम में से एक आदमी उठ कर बोलता यार इमरान खान 2 नंबर है यार इमरान खान ये। यार एक आदमी नहीं उठ के बोल रहा है कि इसने हमें वर्गलाया, एक आदमी उठ के ये नहीं बोल रहा है कि इसने हमको कहा जो अटैक करो, एक आदमी ये नहीं कह रहा अरे उसने जो पैसा घड़ी बेच के लिया वो रोड बनाई, उस पे आम जनता चल रही है रोड के ऊपर। क्या उसके अपने बच्चे भाग रहे हैं? क्या उसकी अपनी बीवी उस रोड पे भाग रही है? आम जनता वो रोड को इस्तेमाल करे, जिस घड़ी के पैसे से उसने वो रोड बनाया। कहाँ इमरान खान के पीछे आप, कहाँ इनको कंपेयर कर रहे हैं आप चोरों डकैतों को इमरान खान के साथ? उसने तो मिसाल कायम कर दी है, उसने बहुत बड़ी मिसाल इंशाल्लाह कायम कर दी है और पाकिस्तानी मरते तब तक इमरान खान को नहीं भूलेंगे। तो अच्छा ये बता दें कि इमरान खान को रिहाई कब मिलेगी, कब बरी होंगे, कब जमानत पे बाहर आएंगे इमरान खान, ये बताएं जी। मैंने आपको बोला ना आज वो ये कोई डील ले ले, इन्होंने एक डील नहीं दिया ना, कई ऑप्शंस उसके सामने रख दिए। यार तू यहाँ से चला जा, तू ऐसा कर अपने लोगों को बोली इस पार्टी में चले जाए, तू एक काम कर इलेक्शन मत लड़, तू ऐसा कर जितना पैसा चाहिए लेके घर में बैठ जा, तू ऐसा कर नजर बंद हो जा, तू ऐसा कर लंदन चले जा, तू ऐसा कर अपने बच्चों के पास। यार उसको एक डील तो कोई, उसको सारी ऑफर्स दी गई हैं। ये अगर आप मुझसे पूछ रही है या किसी से पूछ ले, सबको अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर डील देना है, एनआरओ है, ब्लड के अंदर है एनआरओ देना लेना, ब्लड के अंदर हमारे खाना पीना खिलाना हमारे ब्लड में आ चुका है। कैंसर का इलाज कैसे होता है आप मुझे बताएं? इंसान के अंदर से खून निकाला जाता है, दूसरा खून डाला जाता है, एक स्टेज वो आती है। तो मुझे लगता है ये वक्त आ चुका है, वी नीड टू क्लीन आवरसेल्फ, ईच एंड एवरी पर्सन, टू बिकम द बेस्ट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स द पीपल कम एंड इन्वेस्ट द मनी इन आवर कंट्री। कैन एनीबॉडी ट्रस्ट टू कम to invest in our country? जो है वो भी भाग रहे हैं। नहीं, सुनने में तो आया कि काफी इन्वेस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं अभी, आप कह रहे हैं जो है वो भी भाग रहे हैं। ये भी सुना है आज, तो मैंने ये भी सुना है कि पड़ोसी मुल्क चाहते हैं कि नवाज शरीफ आ जाए। भाई कौन से पड़ोसी मुल्क है वो? मुझे तो लगता, तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो तैयारियां हो रही हैं वो मुकम्मल होंगी या नवाज शरीफ वापस आएंगे? समीना जी अब नहीं, समीना जी उसने जो गेम की है ना, उसने जो बयाना बनाया और फिर उस बयाने से वो पीछे हट रहा है ना, इसका मतलब उसने कहा नहीं यार मेरा तो जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रहा, I should not go, it's not safe। उसकी बेटी बीच मजमे में खड़े होकर बोलती है हमें गारंटी दे कि मेरे फादर को कुछ नहीं होगा, हमें गारंटी दे कि हम नहीं पकड़े जाए। किस बात की गारंटी दे भाई, किस चीज की गारंटी मांग रहे हो आप? देखें और भी कॉलर्स हैं, उनको लें, फिर बीच में मैं। जी महमूद भाई बोलें। इनको लिया था मैंने, आप आ गए थे तो फिर वो बेचारे चुप हो गए, बीच में बोले तो आपने कहा सैयद साहब चुप हो। जी महमूद भाई। नहीं सैयद साहब ने बहुत मतलब अच्छी, मैं उनकी बात की तारीफ करता हूँ कि बिल्कुल वो जो गरीबों के हम जैसों के बच्चे हैं उनकी उम्मीद है इमरान खान। अभी जहाँ तक इनके नवाज शरीफ के आना जाना, इनकी आनिया जाने लगी रहेंगी। उम्मीद तो है इमरान खान, मगर इमरान खान को आने कौन दे रहा है, ये सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है ना, जिसकी वजह से बात की जा रही है। नहीं ये बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी। देखिए अभी बहुत सारे कॉलर ने यही कहा था कि नो मोर इमरान खान, अब इमरान खान नहीं आएगा, कुछ कॉलर की यही राय थी शुरू से। नहीं ये इस तरह के बहुत हमने देखे हैं रूजो सवाल। जब मौसम बदलना शुरू होता है, अल्लाह पाक के भी तो कुछ निजाम है ना, अल्लाह पाक का भी तो कोई सिस्टम है ना, तो ये थोड़ी किसी कोई नहीं रोक
किसी किस्म का शक नहीं है कि अल्लाह पाक ने उसकी ड्यूटी लगाई है। ये उसको ऊपर से ये है, ये उसको इतना मॉडर्न आदमी, इतना वो जहां दीदा आदमी, इतना वो वेस्टर्नाइज बंदा और इतना बड़ा टर्न और इतनी बड़ी उसकी वो अजीतें झील रहा है, किस लिए? ये अंदर से उसकी कन्विक्शन है। आप मुझे बता दें कितने बड़े बड़े लीडर हैं, देखिए अल्ताफ खान से शुरू हो जाए, जिसको लोग पूछते थे, ये एक बेचारा बूढ़ा बंदा रोज आके में बक सुनाता है। एक बंदा मुझे बता दें कि जो उसकी कही हुई बातों को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बनाए। ये इमरान खान की कही हुई बातें लोग उसके ऊपर अपनी, आज का नौजवान उसको अपनी जिंदगी की गाइडलाइन समझता है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है। कभी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इया का नाम दो इया का नसन, ये लोगों के दिलों में घर कर रही हैं चीजें कि हार उस वक्त है जब आप तस्लीम कर लें, और उसने तस्लीम करनी नहीं है। वो तो आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक लड़ने वाला बंदा है। तो ये टूटेंगे, ये इनके नर्व जवाब देंगे, और आप देख रही हैं कि दे रही हैं। उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो एक लगाई हुई जैसे उसको कन्विक्शन है कि मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। महमूद मैं तो यही कहूँगा, ये भी पूछ लेना इन कॉलरों से, ये भी पूछ लें कि आप ये कहते हैं ना इमरान खान ने गलत काम किए, यार एक बैंक अकाउंट तो सामने ले आओ उसका, कोई स्विस में, कोई लंदन में, इधर ले आओ ना जरा सामने, पैसे पड़े या उसने पैसे बनाए या किसी के साथ पैसा ट्रांसफर किया, एक तो चीज ले आओ। बस बक 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 किए जा रहा। एक आदमी जेल में, उसने बोला मेरा मरना जीना यही है। तो यानी कि उसने बोला है मरना जीना यही है, तो यानी कि आपके इन लफ्जों से तो ये लग रहा है, अल्फाजों से तो ये जाहिर हो रहा है कि वो जेल में लॉन्ग टाइम तक रुकेंगे, अब नहीं निकलेंगे बाहर, किसी सूरत भी नहीं निकलेंगे। जैसा कुछ कॉलर कहते हैं 200 केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं, तो किस केस में उनको अंदर रखा जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, आप मोहम्मद अली, शौकत अली को क्यों याद करती हैं? क्यों उनका नाम आप याद करती हैं? आप क्यों याद, आप टीपू सुल्तान को क्यों याद करती हैं? आप बहादुर शाह जफर को क्यों याद करती हैं? आप बख्त खान को क्यों याद करती हैं? ये लोगों ने कुर्बानियां दी, इन्होंने सेक्रीफाई किया हुआ जी। खालिद बिन वलीद को आप क्यों याद करते? अरे सैयद साहब, मैं कुछ अर्ज करूं? आइए, लेकिन प्लीज मेहरबानी करके 2 पैनाडोल हर आदमी को दे दें बात करने से पहले। आपकी फरमाइश से हम कैसे मना कर सकते हैं? देखिए, आज की जो एक और अहम न्यूज है जो कि मेरे जहन से निकल गई थी। आपके जहन से इसलिए निकल जाती है कि आप हमेशा कॉलर के ऊपर चढ़ाई करते हैं। ना करें कॉलर पे चढ़ाई, अपनी बात करें। हाँ, वाकई सही कह रहे हैं, ये बात भी मैं एग्री करती हूँ। कॉलर आपके ऊपर आ जाते हैं बुरी तरह, मगर आप कॉलर को थोड़ा मौका दें, नए कॉलर आते हैं उनको, उनसे भी आप बढ़ निकलते हैं, पड़ जाते हैं उनके ऊपर भी। देखिए, आज की बड़ी अहम बात जो है ना, हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जो हकीकत है चौधरी साहब को तो बोलनी पड़ेगी। वो ये है कि जो खावर मानिका साहब हैं, जी 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 जी, वो अरेस्ट जो हुए हैं, तो इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं, जिनसे शादी हुई है, जो बुशरा बीबी हैं, तो इनसे शादी से पहले जो खावर मोनिका साहब की जो प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है, और जो एक एक गाड़ियां जो है, करोड़ों की गाड़ियां हैं और कई गाड़ियां हैं, और जो आज टीवी टॉक शोज में डिस्कस हुआ है और जिसपे वो परेशान है, और जो उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जो केसेस खुल रहे हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, दुबई के अकाउंट में पैसे, इंग्लैंड के अकाउंट में पैसे गए हैं, कनाडा के अकाउंट में पैसे गए हैं। ये 3 कंट्री में बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन हुई है, खावर मोनिका साहब की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से। अब बात ये आ रही है कि अगर वो सुलेमानी गवाह बन जाते हैं, वादा माफ गवाह जिसको कहते हैं, अगर वो बन जाते हैं, तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पे और केसेस तैयार हो गए हैं, जो कि आज कई टीवी चैनल पे ये बात डिस्कस हुई है।
और वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे हैं कि इस पीरियड में जो उनके बच्चों की जायदाद में और उनकी जायदाद में जी नहीं जी इल्जाम जो है बुशरा बीबी पे जा रहा है। और उसके बाद यानी कि आप तो बाहर नहीं, आप जाने थे चौधरी साहब, आपने बहुत दफा ये बात की है कि बुशरा बीबी को बहुत जल्द अरेस्ट किया जा रहा है, बुशरा बीबी जेल में जा रही है और फिर आके हाँ ये घेरा जो है तंग किया जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ। अगर आपने ही एक शो में आके कहा था कि यही शो में आके 2 दिन मुझे याद होगा तो आपने कहा था कि जी बुशरा बीबी को जो है ना वो जो है ना विरासत दी जा रही है, अब बुशरा बीबी संभालेंगी इमरान खान के बाद, ये क्या बात हुई जरा ये बता देना था आप मुझे। कभी आप कोई बयान देते आते, कभी कोई आगे बयान देते। बुशरा बीबी का नहीं बोला था कि बुशरा बीबी संभालेंगी, आपने बोला था उनकी वाइफ, तो मैंने पूछा था कौन, आपने कहा बुशरा बीबी। वो हमेशा नहीं जी जी असल में वो ही चला रही थी। नहीं, आपने खुद कहा था मुझे कॉलर आके आप बताएंगे, यकीनन जो कॉलर मेरे साथ थे उस वक्त प्रोग्राम में। पीटीआई में चलाने में इमरान खान, एक सेकंड होल्ड करें जरा से, एक सेकंड होल्ड करें जाफर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब को रोज एक तार मसूल होती है और ये वो जो तार जी बदे 1 मिनट के लिए महमूद साहब, 1 सेकंड महमूद भाई जी बोलें जी। जी मैं इन साहब को सब ये बता दूं, ये जवाब दे रहा हूँ इनको मैं, इनके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो डिपेंडेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप नहीं पूछ सकते कि वो कहाँ से आई है, कैसे बनी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, काजी फायज ईसा के केस के अंदर ये फैसला मौजूद है कि डिपेंडेंट के ऊपर या उनके बच्चों के उससे आप नहीं पूछ सकते उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ से आई है, उनके पास पैसा कहाँ से आया है। तो ये बात आप क्या बात कर रहे हैं, खबर मलिका से इमरान खान का क्या ताल्लुक, कोई नहीं पूछ सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का जो केस है इसके अंदर फैसला है कि आप डिपेंडेंट जो है या दूसरे जो इंडियन या रिश्तेदार जो है आप उनसे नहीं पूछ सकते कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, वैसे ऐसे आ जाते हैं बुग़्ज़ इमरान में आके ये बातें शुरू कर देते हैं। ये चौधरी साहब को एक तार मिलती है रोज और वो आके यहाँ पे सुना देते हैं। जी हेलो जी जी हेलो समीना, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी ठीक ठाक। देखिए आज का जो बयानिया है पीटीआई का, बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिराई, एग्जैक्टली सेम बयानिया जो है नवाज शरीफ का है। वो भी ये कहते हैं कि बाजवा साहब और जनरलों ने मिल करके, ये भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं जनरलों ने मिल करके, और आपके पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि जी हुकूमतें जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है और गिराती है जी। तो प्रॉब्लम तीनों को पता है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम इनको पता नहीं है। ये प्रॉब्लम जब ये इदराक जो है पीपल्स पार्टी को, बेनजीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को हुआ, उन्होंने जाकर के जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर ली। जब उनको ये पता चल गया कि यार ये हम तो आपस में लड़ते रहते हैं, हुकूमत तो कोई और करता रहता है जी, और जब ये उनको पता चल गया उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर ली जी। उसके बाद से हुकूमतें गिराना मुश्किल हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उन्होंने फिर इमरान खान का इस्तेमाल किया और कहा कि अब एक तीसरी कोर्स हम लाते हैं ताकि ये फिर आपस में जो है, जिसको वो कहते हैं मुक्का, ये कहते हैं ना कि आपस में मुक्का कर लेते हैं, इस वजह से जो है बात अपने एक दूसरे को माफ करते रहते हैं। जी 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 जी। तो हमें एक तीसरे मुक्का की जरूरत है। इन तीनों पार्टी का बयानिया बिल्कुल एग्जैक्टली एक है। अब आप तो बिल्कुल ही एक हो गया जब से मियां साहब ने कहा कि जी आपके क्या नाम है जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, इमरान खान तो कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिराई है, वो पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट गिराती है जी। तो अभी वो टाइम नहीं आया है। हमने जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो दो पार्टियों के दरमियान हुई थी। आई कैन इनविजन इट के इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इसलिए कि इमरान खान साहब अब उस तजर्बे से गुजरे हैं जिससे कि नवाज शरीफ गुजर चुके हैं और जरदारी साहब भी गुजर चुके हैं। जरदारी साहब ने तो 11 साल जेल में गुजारा है। 11 साल। मियां साहब ने 8 साल की जलावतनी जो है वो उन्होंने अपनी उसको फेस किया है और उनपे भी चोरी यही होती थी कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने चोरी की है, चोरी किसी की साबित नहीं हुई। इमरान खान पे भी अब वही कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने चोरी किया है, मगर जैसे आपके प्रोग्राम में लोग आते हैं वो तस्लीम नहीं करते हैं कि चोरी की है। करेक्ट जी। तो सूरत हाल एग्जैक्टली यानी कि हमें बहुत ज्यादा दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हमने 2-3 साल इंतजार करना है। मुझे उम्मीद ये है कि जो चीज नवाज शरीफ ने, जो चीज जरदारी ने कुछ अरसे के
गुजर रहे हैं और गुजरेंगे अभी उनकी छूट मेरे ख्याल में आज जाखलासी होने वाली नहीं है, उसके बाद शायद उनको रियलाइजेशन होगा कि भाई जो सही तरीका ये है कि हमने इनके साथ बैठ के मिलना है, ये नहीं कहना कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मज़ाकरात करने और एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़े होना है। अगर ये उन्होंने अपना ये बयानिया अभी भी बरकरार रखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ खड़े होना है, तो फिर वो किसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं? अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खड़ा करने के लिए वो है, तो फिर वो जद्दोजहद किसके खिलाफ कर रहे हैं? ठीक है, तो इस बात पे एक मुख्तसरी जो है शेर पे मैं खत्म करता हूँ कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, और मोहब्बत वो है कि जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मसले का हल क्या है। गुजर जाएंगे जब ये दिन, यानी आजकल के दिन या अगले 1-2 साल, ये उसके बाद में होगी, तो उनको समझ आएगी। मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उनको समझ आएगी, मगर इसमें अभी 2-3 साल और लगेंगे, उनको और रगड़ा लगेगा तो उनके समझ में आएगा कि एक्चुअली जद्दोजहद है किसके खिलाफ। यानी कि इतना फोकस यूज करते रहते हैं। जद्दोजहद है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तीनों पार्टियां कहती हैं कि वो करती हैं, तो ठीक है, अब हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हो सकता है ये वाला तजर्बा उनको कुछ सिखा जाए, अगर उनमें सीखने की कोई सलाहियत हुई तो। चल, शुक्रिया जी। चौधरी साहब, आप क्या कह रहे थे? आपकी बात मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी वो खुद ही बता गए, उन्होंने कह दिया, उन्होंने नवाज शरीफ की फैमिली को ग्रीन चीट दे दी है कि कॉलर ने कि एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, साजिद भाई कुछ बोल रहे हैं। जी साजिद भाई बोले, क्या कहेंगे? जी मेरी बहन, ये शख्स को इतना बोलने का शौक क्या है? आपने कहा साजिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये क्या कानों से भी बहरे हैं क्या? जी साजिद भाई बोले। यार मुझे चौधरी साहब करके आपने कहा समझ। अरे एक सेकंड चौधरी साहब, साजिद भाई का ले लूं, इसके बाद ब्रेक के बाद आपको लूंगी। जी चले शुक्र, लोगों को ये तो ख्याल आया। कल तक तो ये बात हुई थी कि इमरान खान कौन बेवकूफ, कौन अकल, कौन सी जान, क्या कहते हैं, अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे। चले आज कम से कम कॉलर आगे ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान के समझ में आ जाएगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे। मेरी भी बहन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो ये थी कि जी हम 2 चोर हैं, 4-5 साल तुम चोरी करना, 4-5 साल तक हम चोरी करेंगे। किसी ने पढ़ा है? वो जाके पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ क्या क्या है कि जब तुम चोरी करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब हम चोरी करेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। लोग आके इमरान खान को भी उसमें जोड़ देते हैं। फिर वही मालिका की बात, मेरे भाई ने आके जो आए थे भाई, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, एक फायदी था कि उसमें ये बात हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेरी बहन, देखें बात ये होती है एज अ लीडर, बस मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ 10 सेकंड की। लीडर की बात, लीडर किसको बोलते हैं? आज आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया ने जो हरजीत सिंह का कत्ल हुआ है,